क्या डकी किसी एक प्रॉपर बड़े ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं नहीं बन बन सकता। सकता। हम तो स्वी गैस के जवाई हैं। ठीक है। वो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। ओके, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मैंने उधर से छोड़ा, इल्म की दुनिया ज्वाइन कर ली। ठीक है। बड़े कई लोगों के थीसिस एडिट करके दिए। अच्छा। इल्म की दुनिया के ऑफिस में आके मुझे पता चला कि एक वेबसाइट है जिसका नाम फेसबुक है, उस पर लोग लॉगिन करते हैं। मुझे पाकिस्तान या एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जी आपका जो है थोड़ा फाहिश कंटेंट हो वही चलता है, या आपका एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट चलता है, आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है ना वो नहीं चलता। हर बंदा आजकल यूट्यूबर बनना चाहता है, हर बंदा आजकल टिकटॉकर बनना चाहता है, फेसबुक पे वीडियोस लगाना चाहता है। क्या ये हर एक के लिए वाइबल है? पहले ये जो करेक्टर हैं हरीम शाह, संदल हटक, ये जी वहाँ जी से जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ख़ास मेहमान को दावत दी है। बड़े ही मेरे करीबी दोस्त हैं और सेम डोमेन से भी हैं। तो आज की जो पॉडकास्ट है इसके अंदर मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब एक ही डोमेन से दो लोग आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी अंदर की बातें की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं जो सुनने वालों को लगता है यार ये तो अंदर की कहानी है, आज मंजर आम पे आ रही हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसी डिस्कशन करने की कि जो आप लोगों के लिए, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो। ख़ास तौर पे हम सोशल मीडिया को लेके काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि शायद एक जो यंग हमारी जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए एक रोड मैप भी साबित होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इनका जो तकरीबन समझ ले कुछ 16-17 साल से पिछली जो सफ़र रहा है वो इसी डोमेन में रहा है। तो जब इतना अर्सा आप एक डोमेन में लगाते हैं तो आपको उसकी हर चीज़ पता होती है। वो अलग बात है कि कभी आप डिस्कस करें या ना करें पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन आज मैंने कोशिश पूरी करनी है कि अगर ये थोड़ा सा डिट्रैक होंगे भी तो इनको बार बार खींच के लाना है और इनसे वो चीज़ें निकलवाने की कोशिश करनी है जो मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद आबिद अयूब साहब की, जो कि इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन के पूरा मीडिया सेल को भी मैनेज करते हैं और इसके अलावा भी मल्टीपल और चैनल्स को भी मैनेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के। तो आबिद भाई बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में सर, तशरीफ़ लाने के लिए। आपका इनवाइट करने का शुक्रिया। सर आज आपसे जो है ना मुझे एक ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेटिव जो है पॉडकास्ट निकालनी है, तो अब आपने भी अच्छा, कोशिश करनी पूरे दिल से, आपने जो है ना आज आपने कहा बात ना करनी। अंदर की बात, मैंने कहा शायद हमने कुछ लीक करना है यहाँ। सर ये सारी आप पे है। देखिए मैं कोशिश नहीं करता इस तरह के कुछ कंटेंट निकालने की, लेकिन अगर आप आज ऐसी कोई मेरे पे मेहरबानी कर दें, आज तक 85 गिफ्टों में से किसी पे तो नहीं निकाल सका, अगर आज आप कोई ऐसी शुद्धनी छोड़ दें यहाँ पे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े फिर दोस्ती का भी वो लेवरेज ले सकता हूँ ना मैं आपसे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है लीक जो कंट्रोवर्शियल हो। एंड नहीं हो सकता सर। देखिए 16-17 साल में कुछ तो ऐसा हुआ होगा हाँ है, या कुछ तो ऐसे चैनल मैनेज कर रहे होंगे कि जिनके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद है। हाँ। अच्छा, मैं इससे पहले कि थोड़ा ज़रा हम इस जर्नी के बारे में बात करें, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में। आप सब कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन क्या थी? मैं इनिशियल एजुकेशन शादरा से थी। शादरा है। में ही वैसे पैदाइश मेरी लाहौर की है, मगर ये मॉडल टाउन के पास एक इलाका, तो जो आजकल तो बाद है, तो उन दिनों नहीं था। ठीक है। तो इसलिए ये छोड़ के ये शादरा। वो दिन भी बता दें ताकि हम आपकी एज का भी तयन कर सकें। अच्छा, एज का तयन कर लें, 87 है। 87। उस वक्त तो इस इलाके में आते हुए मैंने सुना डर हाँ, लगता डर था। लगता था, मैंने भी यही सुना है। अच्छा। अब्बू से सुना है। तो वो फिर ये छोड़ के हम शादरा शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। तो वहाँ ही आँख खुली, वहीं का कल्चर देखा, वहीं पढ़ाई की। इंटर तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इंटर किया और करके मैंने जॉब शुरू कर दी। ठीक है। और जॉब शुरू की सुई गैस में, सुई गैस ऑफिस में एज अ डेली वेजेस पे। ठीक है। और 5-6 साल वहाँ जॉब करते रहे। और वहाँ भी मेरे ख्याल में मैं शादरा ऑफिस में था और उस ऑफिस में होने वाले हर ऑपरेशन में मैंने जॉब की। हर डिपार्टमेंट में हर बंदे के साथ वहाँ काम किया। और तो ये बड़ा पर्पसफुली सारे डिपार्टमेंट में घूमते रहे, या बस सम टाइम होता है नहीं, ना आपकी तबीयत ऐसी होती है कि वो कहते हैं इत्थे भी लाओ, इत्थे भी लाओ? मेरे ख्याल पर्पसफुली तो नहीं था, मगर यही था कि मेरे एक कह लें कि जो नेचर है, शायद उसकी वजह से हर किसी का ना वो मैं चहेता बन जाता था जल्दी। मुझे ये गुर आता कि जिसके साथ भी काम करना तो उसको लगता था कि यार ये मेरे साथ काम करे ना वो ज़्यादा अच्छा है। सही। तो ऐसा होता था कि मेरी ड्यूटी एक डिपार्टमेंट में होती थी तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी बड़े काम मुझे देते रहते थे। तो मैं वहाँ सारे काम तकरीबन मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट वहाँ किया।
और मेरी ये जितनी लर्निंग है मैं आज ये समझता हूँ, ख़ासतौर पे जो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना मुझे वहाँ से मिली है। ठीक है। वो 5 साल मैंने वहाँ काम किया और मैंने हर डिपार्टमेंट में काम अच्छा, किया। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब भी रिसोर्सेज को लिया जाता है, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन उठाया जाता है, उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजार के फिर वहाँ पे लगाया जाता है, इवन चाहे वो बड़े लेवल का ऑफिसर हो या छोटे लेवल का। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब बच्चा उस डिपार्टमेंट में आ जाता है तो वो डिपार्टमेंट में जितने भी पुराने लोग हैं दे ऑलवेज मेक श्योर कि इसको अगले साल 2 साल के अंदर इतना रफ्टी कर देना है कि ये किसी काम के काबिल ना रहे। आप कह रहे हैं आप स्ट्रीट स्मार्ट बने वहाँ पे? अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि जहाँ वो मैंने वहाँ लर्न किया, वहाँ जितने भी जिसे वहाँ वो कहते थे कि ये पक्के हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, फुल पेरोल पे थे जो, पेरोल पे वो ना एक जुमला कहा करते थे, हमारे एक सुपरवाइज़र थे, कहते थे हम तो सुई गैस के जवाई हैं। ठीक है, और उसमें पूरी विजडम ये थी कि यार असी नहीं कोई काम करना। हाँ, और उनको निकाल भी नहीं सकते। हाँ, उनको निकाल भी नहीं सकते, तो वो पूरे काम करते थे। ठीक है। काम वहाँ 2 तरह के लोग कर रहे होते थे, एक जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे 4 साल 2 साल वाले, और दूसरा डेली वेजेस वाले। सॉरी, तो ये लोग काम करते थे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मैंने वहाँ बहुत लर्न किया, बहुत कुछ सीखा, और बेसिकली वहाँ जॉब करने का मेन मकसद तो अर्निंग था। ठीक है। कि उन दिनों घर के कुछ ऐसे हालात थे तो हमने सपोर्ट करना था। तो हम सब भाई, जो 2 मेरे से बड़े भाई और मैं 3, हम तीनों बैक वक्त पढ़ाई छोड़ के तीनों ने काम शुरू किए थे। तो मैंने उस वक्त इंटर किया था, वो मेरे थोड़े बड़े थे, तो उन्होंने भी, हम तीनों ही सुई गैस में गए थे। अच्छा। हाँ, वो भाई का कोई जानने वाला था, उसके थ्रू तीनों ने वहाँ काम शुरू किया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ठीक है। तो कितने साल वहाँ पे काम किया? 5 साल। तो व्हाई यू लेफ्ट दैट जॉब? मैंने वहाँ की वजह से? नहीं, वो डेली वेजेस थी, और उसमें अच्छा ये भी बड़ी मज़े की बात है छोड़ने की, मगर मैं उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ। वहाँ मैंने, आप कह लें कि मैंने प्लम्बर के तौर पे भी काम किया और वेल्डर हेल्पर के तौर पे भी काम किया। एकड़ा सुई कैसे बजन जिधर हमें वेल्डिंग भी हो रही है? वेल्डिंग होती थी ना जब आप कनेक्शन लगाने जाते थे ना। अच्छा, बाहर आउट फील्ड में? ठीक है। हाँ, फील्ड में। अब तो वो आ गया ना प्लास्टिक के पाइप, उस वक्त लोहे के पाइप होते थे, तो उसमें जो नीचे कनेक्शन करते थे वो खुदाई करके वो वेल्डर जाते थे। तो उसके हेल्पर के तौर पे भी मैं बड़ा अर्सा काम किया। फिर मैं मीटर रीडर के तौर पे भी किया। फिर मैंने वहाँ स्टोर कीपर में भी काम किया, और जो इमरजेंसी ड्यूटी वो भी सर अंजाम देता रहा बड़ा अर्सा। और मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में काम किया। फिर मैं ना वहाँ थोड़ा उकताने लग गया, यानी कि मुझे ये फील आने लग गया कि शायद ये मेरी जगह नहीं है। ठीक है। फिर उन्हीं दिनों अब जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात थी। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। वो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई। तो एक दिन उसने मिलने के लिए बुला लिया। वो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी ले गई और मेन लाइब्रेरी में ले गई। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में, अच्छा मैं बुक्स बहुत शौक़ से पढ़ता था पहले भी। मैंने इमरान सीरीज़, इशफाक अहमद, तलीम व तरबियत, नो निहाल, जासूसी डाइजेस्ट, मुझे दुनिया का कोई पेपर मिल जाए मैं उसे पढ़े बगैर नहीं छोड़ता था। ठीक है। मैं बहुत, मेरी यानी कि मैं जब घर जाता था तो मेरा एक ही शौक़ था, बुक्स पढ़ना, नावल पढ़ना। और मैं तकरीबन हर तरह का लिटरेचर उस वक्त पढ़ रहा था या पढ़ रहा था। तो मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स देखी तो मैं तो बड़ा फैसिनेट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी से। आजकल जब मैं यूनिवर्सिटी दाखिल हुआ तब तो वो पाबंदी लग गई थी, आउटसाइडर नहीं जा सकते थे, मगर जब मैं गया उस दिन वो मुझे ले गई थी। ठीक है। तो मैं तो वो अपनी डेट भी भूल गया। बल्कि इस पे बताएं, जिस वक्त की आप बात करें उस वक्त तो जमीयत का बड़ा होल्ड था, लड़की को 5 फुट दूरी पे भी देख लेते थे। लाइब्रेरी सबसे सेफेस्ट जगह थी ना। ठीक है। तो वो लाइब्रेरी में बैठे थे। ठीक है। तो बड़ा ही मैं हर चीज़ मैं बुक्स देख रहा था, और मेरी उससे दोस्ती बहुत पक्की हो गई। और वो दोस्ती ये होती थी कि मैं उसे बताता था मुझे ये बुक्स चाहिए। ठीक है। वो बुक्स वो वाली इशू करवाती थी और मैं उससे लेने जाता था और मैं पढ़ता था। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा तुम्हें पहले BA करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा BA करना पड़ेगा। उसने कहा अपने डॉक्यूमेंट, मैं एक दिन उसे डॉक्यूमेंट दे आया, उसने मेरा BA का दाखिला भेज दिया। दाखिला चला गया, कोई पता नहीं। उसी ने मुझे कहा कि पेपर होने वाले हैं फ़लाँ डेट को। अब मैंने फटाफट इमरजेंसी में बुक्स ख़रीदी। मैंने ऑफिस कहा कि मैं ना 3-4 माह के लिए ऑफिस छोड़ रहा हूँ। ठीक है। वो था डेली वेजेस थे और 4-5 साल हो गए थे, और तकरीबन आप कह लें कि हर डिपार्टमेंट का जो मेन करता था उसके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। 2 या 3 माह मैंने बड़ी टका के मेहनत की और मैं बीए क्लियर कर लिया। ठीक है। बीए क्लियर किया, फिर मैं दोबारा स्विगेस में, अब मैं जहाँ जिस डिपार्टमेंट में पहले था उससे की बजाय दूसरे डिपार्टमेंट चला गया, मीटर रीडर में। सही। और मैंने साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए करना शुरू कर दिया। अब मुझे पता नहीं था कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो फिर उन दिनों मैंने अपनी एक कज़न को पूछा, वो यहाँ पढ़ रही थी। मैंने कहा मैंने एडमिशन लेना है, कहाँ लूँ? तो उस वक्त तक वो ताल्लुक ख़त्म हो चुका? वो ताल्लुक ख़त्म हो चुका था, हाँ। वो सही, मतलब वो फ़ायदा उनकी उठा के? शादी हो गई थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर वो दुख हुआ सुन के? है नहीं, मुझे नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ या मेरा बीए का एडमिशन करवाने के लिए लाइफ में अल्लाह ताला ने भेजी अल्लाह थी। ने राह खोल दी। हाँ, सही। क्योंकि अगर मैं उस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी ना देखता तो मैंने कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आना था। बिल्कुल सही है। सही। ठीक है, शायद कहीं और होता, हाँ। मगर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है ना, वो दिन था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम मैस कॉम में एडमिशन ले लो। मैस कॉम में एडमिशन ले लिया। अब पता था साथ वैसे मैस्कॉम क्या है, किस तरह बिल्कुल नहीं होगा? पता कुछ भी था, नहीं। ठीक है। कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना पता चला कि ये सहाफ़ी बनते हैं, सही है। ये करके बंदा सहाफ़ी बनता है। मैंने कहा ठीक है। मेरा तो वन एंड ओनली एक ही एजेंडा था, पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है और मेन लाइब्रेरी जाना है। किताबें पढ़नी। ठीक है। वो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती। पंजाब यूनिवर्सिटी गया और मैं जब यूनिवर्सिटी शुरू की, जिस दिन मैंने ऑफिस नहीं जाना होता था, उस दिन मैं सुबह 6 बजे या 6:30 बजे शादरा से पहला पॉइंट यानी कि यूनिवर्सिटी की बस चलती थी। हमारी क्लास 12:30-1 बजे शुरू होती थी। मैं 6:30 वाले पे आ जाता था और पंजाब यूनिवर्सिटी मेन लाइब्रेरी में 12 बजे तक। क्या बात है। और जिस दिन कोई मैं महीने में कह लें कि 5-6 दिन हमारा वो मीटर रीडिंग का काम होता था, उन दिनों में नहीं आता था टाइम पे, बाकी दिन मैं मेन लाइब्रेरी। सही। और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम मेन लाइब्रेरी ही गुजरा है। और वो चीज़ थी जो मेरा टर्निंग पॉइंट था पंजाब यूनिवर्सिटी आने का। ठीक है। अगर मैंने साथ साथ स्विगेस की जॉब जारी रखी, फिर हमारे एक दोस्त हैं अली अशरफ साहब, उन्होंने एक दिन कहा कि एक ऐसे एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ एक जॉब आई है, करनी है? मैंने कहा हाँ करनी है, सैलरी बड़ी थोड़ी है। मैं कहा कोई बात। अच्छा। उन्होंने मैंने उधर से छोड़ा, इल्म की दुनिया ज्वाइन कर ली। ठीक है। और इल्म की दुनिया वो मेरा होम ग्राउंड है। मुझे आज भी इल्म की दुनिया से बड़ी मोहब्बत है, जहाँ मैंने ये सारी इंटरनेट मार्केटिंग सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, ट्राई किया, फेल हुआ, फिर ट्राई किया, फिर कामयाब हुआ, पता नहीं कितनी किया, कुछ वहाँ ट्राई किया। सही। तो उस वक्त तक आपकी जो ये डिग्री थी ये मुकम्मल हो चुकी थी? नहीं, ये मैं चल रही थी मेरे ख्याल साथ में साथ? दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में था। ठीक है। जब मैंने इल्म की दुनिया जॉब शुरू तो साथ साथ फिर ये भी करते रहे, जॉब भी करते रहे और जॉब अपनी भी डिग्री करता रहा, मुकम्मल साथ की? डिग्री मुकम्मल करता रहा और काफ़ी अर्सा हुआ। और मैं शुरू में उनके लिए इंटरव्यूज़ करता था। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तब 2010 में बेसिकली हमने आइडिया उनको यही दिया था कि हम एजुकेशनिस्ट के इंटरव्यू करें, ठीक है। ताकि जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनको इल्म की दुनिया का पता चले। अच्छा, अब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, उन दिनों में तो मोस्टली एक ही ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा था, ख़ासतौर पे मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई जाएं सहाफ़ी बन जाएं, जाएं सहाफ़ी बन जाएं। क्योंकि उन दिनों में ये जितने आज बड़े नाम हमें नज़र आते हैं, ये उन दिनों में काइंड ऑफ स्टार बन रहे थे, बन चुके थे, मतलब बन रहे, अपनी पीक की तरफ जा रहे थे। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर बंदे को ये एक ही काम आता था, भाई सहाफ़ी बन जाओ, सहाफ़ी बन जाओ, क्योंकि डिग्री भी वही है और सहाफ़त। इवन उन दिनों में तो ऐसे ऐसे लोग भी सहाफ़त में आए हैं जिनका कोई एजुकेशन वाइज ताल्लुक भी नहीं था इस डोमेन से। तो आपने क्यों नहीं वो चूज़ किया? अच्छा, मैंने बेसिकली मेरा पहली जो ऑप्शन आई ना मेरे पास इल्म की दुनिया की, मैं डेफिनेटली बनना चाहता हूँ, या कह लें चाहता था, ये ज़्यादा अच्छा जुमला है ठीक है। उस वक़्त, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं लिखता अच्छा हूँ। सही। मैं अगर थोड़ी सी, मगर मैं फ़ील करके लिख सकता हूँ। यानी कि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो यहाँ से जाने के बाद मैं आपके स्टूडियो के बारे में लिखूंगा तो आप भी कहेंगे यार ये तो मैंने भी नोट किया था। ज़रा लिख ही दीजिए। हाँ, लिख दूँगा तो इतना तो फ़ायदा उठाए ना आपका। मैं जब कोई चीज़ विज़िट कर लूँ या मैं जिसको एक्सपीरियंस कर लूँ, मैं उसको बड़ा अच्छा लिखता हूँ। सही, वेरी नाइस। तो मैं लिखना पसंद करता था और मुझे लगता था कि मेरा कोई फ्यूचर लिखने में ही होगा, ठीक है। इसी में मैं जाऊंगा और इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहा हूँगा। मगर मुझे पहली अपॉर्चुनिटी इल्म की दुनिया की मिली, मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आईटी थी। ठीक है। क्योंकि मेरे पहले सेमेस्टर में जो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे कंप्यूटर स्किल्स, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे। सही। उनके टीचर आज भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यानी कि वो टीचर से दोस्त का सफ़र भी हमने तय किया। ठीक है। और वो भी इस वजह से देखा कि मैं हर चीज़ में बड़ा स्पीड था। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बनानी होती थी, मैं बहुत तेज़ था, आधे घंटे में
असाइनमेंट बना लेता था नेट से चोरी करके डाटा। मुझे पता था, मुझे मतलब आप उस वक्त भी चैट जीपीटी यूज़ करते थे? हाँ, चैट जीपीटी तो नहीं कह सकते, मगर मुझे पता था कि सॉरी, कि ये जो टूल है जिससे वो चेक करते हैं उसको बाईपास कैसे करना है और डाटा रिसर्च कैसे करना है। मैंने ना ये चीज़ें मैंने बाद में आइडेंटिफाई की, मगर मुझ में वो थी। मुझे लगता है कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। मेरे सामने मसला आएगा ना, मेरा ना हर तरफ सोचना ख़त्म हो जाएगा उस मसले के अलावा, मुझे और कुछ समझ नहीं आएगा। वेरी नाइस। इतना मेरा वो फोकस हो जाता है जब तक वो मसला हल ना हो, और फिर हल खुद ही हो जाता है। डेफिनेटली जब आप 100% फोकस्ड हैं तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है तो वो सॉल्यूशन तो यही था कि असाइनमेंट आई मेरे लिए, तो वो मसला था अच्छा इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनानी है। अब किताबें पढ़ने से तो रहे वो बुक्स पढ़ने का, अच्छा कोर्स की किताबें पढ़ने में मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया। तो वो मैं इंटरनेट पे जाना, रिसर्च करनी। अच्छा मैंने वो देखा कि हमारे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट साथी थे वो क्या करते थे, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करते थे, वो पकड़े जाते थे। हाँ, सही। मैंने कहा वो इसके अलावा और बड़े टूल हैं, उनसे करना, फटाफट उनको शफलिंग करना। फिर कुछ अरसे बाद मुझे और टूल भी पता चला। मैंने बड़े कई लोगों के थीसिस एडिट करके दिए। अच्छा। वो मुझे पता चल गया कि पंक्चुएशन से पहले और बाद वाला चेंज करें, सॉफ्टवेयर पकड़ता ही नहीं है, प्लेजरिज्म नहीं आती। ये आईटी में आके थोड़ा अरसा काम किया तो फिर पता चला। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ढूंढ लेनी जल्दी जल्दी। तो इस वजह से मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आईटी थी, तो मुझे इल्म की दुनिया में मज़ा आना शुरू हो गया। सही। मज़ा आना शुरू हुआ तो मुझे यही फील्ड समझ आती गई। और हालांकि मैं इल्म की दुनिया के ऑफिस में आके मुझे पता चला कि एक वेबसाइट है जिसका नाम फेसबुक है, उस पर लोग लॉगिन करते हैं। मुझे उससे पहले ऑर्कट का पता था। ठीक है। वो कभी कभी यूज़ कर लेते थे। तो फेसबुक लॉगिन किया, उस पर चीज़ें की। फिर मैंने कहा इसके ऊपर पेज क्यों ना हम बनाए। ये जो आपकी दोस्ती हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी वाली, वो भी ऑर्किड से तो नहीं थी? क्योंकि उन दिनों में तो दोस्ती होती ही ऑर्किड से थी। नहीं, वो इतने एक्टिव नहीं थे हम ऑर्किड पे। अच्छा दोस्तियाँ उन दिनों वो एक और थी, चैट एमआरसी शायद था। वो उसमें दोस्तियाँ होती थी उसमें। अच्छा उसमें भी मैं क्योंकि शरारती नेचर का था, तो मैं दोस्तियाँ लड़कों से करता था लड़की बन के, उन्होंने बुलवाता था। फिर सारे जाकर उनका चेज़ा लगाते थे। तो मैं तो ये इन्हीं कामों में बिजी रहा। सही। मुझे हमेशा शरारत करने में मज़ा आता रहा। तो मैं वहाँ भी लड़की को सेट करने की बजाय मैं लड़कों को सेट करता था, लड़की बन के। हाँ, लड़की बन के। अच्छा तो एक चीज़ जो है ना, मैं ऑफ कैमरा भी आपसे जब भी बात हुई है, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके मुंह से ना ये बात सुन के कि देखिए मोस्टली हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना वो ये है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं तो आप, या अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आपको भी बहुत ज़्यादा ओपनली उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। अगर आपका थोड़ा सा भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप ढंडोरा पीट देंगे अगली ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि भाई मेरे साथ ये हो गया। मैंने बड़ी दफ़ा आपके मुंह से इल्म की दुनिया का नाम सुना है, हालांकि अभी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इन द सेंस के प्रोफेशनली इस वक्त आप वहाँ काम नहीं कर रहे, आप एक और ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, बट इसके बावजूद आपके मुंह पे अभी भी पिछले 10 मिनट में मेरे ख्याल को 20 दफ़ा आपने उनका नाम ले लिया है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये वाली जो टेंडेंसी है ये कहाँ से डेवलप हुई? क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ की बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही नहीं है। हम तो कहते हैं मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा इसमें मैं ये तो नहीं मुझे आइडिया कि कहाँ से डेवलप हुई, मगर मुझे जो चीज़ उनकी अच्छी लगती है ना, देखें हमारी वेबसाइट पे ना रिजल्ट दिखाते थे हम इल्म की दुनिया पे। सही। एक दफ़ा ईद की छुट्टियाँ थी और अमूमन इल्म की दुनिया की वेबसाइट टॉप पे होती थी। ठीक है। हम ईद की छुट्टियाँ गुजार के वापस आए तो पहले पेज पे भी नहीं थी। डी रैंक हो गई? हाँ, डी रैंक हो गई नहीं, वेबसाइट से ऊपर आ गई जो काम कर रही थी ईद की छुट्टियों में। ठीक है, अच्छा सही हो गया। अब मैं बड़ा परेशान, मुझे फिर पता चला कि ये दूसरी लोग जो ऊपर आए हैं ना ये एसईओ कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा जिसने मुझे, मैंने कहा ये एसईओ क्या होती है? अच्छा उस वक्त नहीं पता था? नहीं पता था, क्योंकि मैं ज़रा मीडिया इनका काम देखता था। मेरी मेजर ड्यूटी थी, मैं कैमरा चीज़ें लेके जाता था, कोई ना कोई इवेंट सेशन रिकॉर्ड करना, आके उसकी एडिटिंग करा के अपलोड कर देनी। ठीक है। या कोई कंटेंट लिख देना बस। उन्होंने कहा ये ऐसी होती है। मैंने ना जो वहाँ पहले बंदा काम कर रहा था, मैंने उससे मिल के ना काम करना शुरू किया, हम दोनों ने। ठीक है। एसईओ के ऊपर कुछ किया, हफ्ते के अंदर अंदर ना आनी शुरू हो गई। अब मुझे इस चीज़ का इतना जुनून होता था, मैं घर जाके भी लैपटॉप ऑन करके ना बैठ जाता था यही देखने कि सीखना है एसईओ क्या होती है चीज़ें। मैं सीख के हमने कुछ दिनों की मेहनत के बाद उस रिज़ल्ट में तो हम कुछ बेहतर कर गए। तो मैंने गुलाम अली साहब जो ओनर हैं इल्म की दुनिया के, उनको कहा कि मुझे ना एसईओ सीखनी है। सही। तो आप कुछ कर दें।
उन्होंने कहा जी एक फ़लाँ बंदा है, उससे बेसिकली उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वो किसी से ना किसी क्लाइंट का काम करवाते थे एसईओ का किसी और बंदे से। उन्होंने कहा मैं उसको ना 2 माह के लिए पे कर देता हूँ, वो तुम्हें सिखा देता है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब वो उन्होंने उसे पे किया, मैं उससे ऑनलाइन ऑफिस में बैठ के सीखने लग गया, और वो जो जो चीज़ें बताता था मैं इम्प्लीमेंट करने लग गया। और वो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना उससे अच्छा सीखा, और उन्होंने इतने खूबसूरती से मुझे एसईओ सिखाई कि एक ऐसा वक्त भी आया कि आप रिज़ल्ट, हमारा मेजर टारगेट रिज़ल्ट ही होता था तब, तो रिज़ल्ट के दिनों में 5-6 सर्च हमारी ही होती थी। मैंने ऐसी मोनोपोली की वहाँ फिर कि मुझे एसईओ समझ आ गई। मैंने 6-7 और ब्लॉग साथ मिलाए, आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर लें, हम 5 पहले पेज पे 5 या 6 रिजल्ट हमारे ही होते थे। क्या बात है। और बड़ा काम किया। अब और अभी तक इल्म की दुनिया तो रिजल्ट में तो टॉप पे है, और बड़ी अच्छी चल रही है। आपने छोड़ा कब इल्म की दुनिया? 2016 में। 2016 तो उसके बाद से फिर आपने कसमिशा फाउंडेशन ज्वाइन की? नहीं, उसके बाद मैंने अपना बेसिकली छोड़ के अपना काम शुरू किया था। ठीक है। और सर्विसेज का, और मैंने मुख्तलिफ लोग हैं कंपनीज, उनको सर्विसेज देता रहा। किस चीज़ की मेजरली? मार्केटिंग, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है। और यूट्यूब की एक मैंने छोटा सा स्टूडियो बनाया था। आज आपका स्टूडियो देख के मुझे सबसे पहले अपना वो स्टूडियो याद आया। क्या बात है। वो इसलिए याद आया कि मैंने भी इतनी जगह में ना वो मैनेज किया हुआ था। सही। तो क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन वाले भाई है ना जितने भी, जी वो कहते हैं जी डेप्थ होनी चाहिए, हाँ पूरे, वो कैमरा इतनी दूर पड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन सर क्रिएटिव लोग, आप देखें ना, इन्होंने माशाल्लाह मैनेज, इन्होंने आज तक कभी नहीं मुझे कहा कि ये रूम आपका छोटा है बड़ा है, ये अपने हिसाब से चीज़ मैनेज करते हैं। बिल्कुल, ये मुझे इसीलिए फ़ौरन वो याद आया। वो उसमें इतना ही रूम था। ठीक है। और हमने उसको मैनेज किया हुआ था। सही। और बड़ा वो, तो क्यों छोड़ा, क्यों वो अपना काम तो फिर? अच्छा, मैं अपना काम बिल्कुल कर रहा था। कोविड आया। कोविड में जब प्लाजे बंद हुए ना, उन्होंने किए, तो मेरा ऑफिस था गार्डन टाउन में था, अल कदीर हाइट्स। ठीक है। वो बंद हो गया। मेरे पास क्लाइंट्स तो बाहर के थे मोस्टली, कुछ पाकिस्तान के एजुकेशनल थे। अब मेरा काम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। सही। अब मैं ये कहूँगा, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी मैनेजमेंट स्किल जो है ना ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में आके फेल हो गई। ठीक है। सही। मैं टीम को मैनेज नहीं कर पाया। और उन्हीं दिनों मैं थोड़ा सा परेशान था, और मैंने शाहजी को मिलने गया उनसे, क्योंकि उनका सबसे पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी 2010 में। सही। तो उनका पेज, फेसबुक पेज वगैरह बनाया, तो वो वॉलंटरी मैं काफ़ी काम उनके लिए कर रहा होता था। ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे से ना मैनेज नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि ये क्लाइंट ना भाग जाने हैं सूनर और लेटर। ठीक है। क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। टीम घर से काम नहीं करती, किसी का नेट का मसला आ जाता है, किसी को कुछ मसला आ जाता है, किसी को कोई घर में काम भेज देता है, किसी की लाइट चली जाती है। तो उन्होंने, कोविड में तो परेशानियाँ भी अजीबोगरीब सी थी ना, हाँ, साथ में ऐसे ही था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि हमारा जो यूट्यूब का सिस्टम है ना, ये संभाल लो। ठीक है। मैंने कहा वो 3 लोग हैं मेरे पास, उनको भी ले आओ। ठीक है। मैंने कहा बाकी तो छोड़ गए हैं। हाँ। उस वक्त हमारी टीम थी कोई 8-9 की। सही। मगर वो स्क्वीज़ होते होते कोविड के एंड तक 3 रह गए थे। ठीक है। तो कहते उनको भी ले आओ। तो वो हम सारे के सब फाउंडेशन आ गए। ठीक है। तो इससे पहले कि हम फाउंडेशन में बात करें, इस फेलियर से आपने सीखा क्या? क्योंकि डेफिनेटली जो एक विजनरी इंसान होता है, या जो थोड़ा सा चीज़ों को दूरअंदेशी से देखता है, तो वो सीखता ज़रूर है कुछ ना कुछ उसमें अपने ना फेलियर से। 2 चीज़ें थी। एक कि मेरी एक डोमेन जो है ना वो बड़ी ही स्पेसिफिक थी। ठीक है। और उसमें एक क्लाइंट मुझे मिला हुआ था, बड़ा अच्छा क्लाइंट था, इंडियन था, मगर वो दुबई बेस्ड था। हम उसका काम करते थे। ठीक है। और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। और मैंने ना कभी एक्सपेंड का नहीं सोचा। ठीक है। अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे, जितना है बस कंफर्ट जोन में रहा, और मुझे लगा कि ये ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है। और मैं कोई, जिसे कहते हैं ना, एग्रेसिव मोड में नहीं गया। ठीक है। और मेरी पर्सनैलिटी में से एग्रेशन है भी नहीं। वो मैं बड़ा कूल एंड काम वाला बंदा हूँ। तो वो एग्रेसिव मोड में। दूसरा, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है। वो जब लोग, मैं रोज़ ऑफिस जाता था तो मैं उनको मैनेज कर लेता था, मगर जैसे ही हर बंदा वर्क फ्रॉम होम गया तो मैं मैनेज नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये दूसरी वाली रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्क फ्रॉम होम से हम मैनेज कर पाते तो वो क्राइसिस ना था। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शाह साहब ने मुझे, क्योंकि शाह साहब हमेशा ही मेरे पे तो बड़े ही वो काइंड रहे हैं बैक 2010 से।
मुझे ये लगता है कि मुझे कभी भी कोई मसला आता था तो मेरी सबसे पहली जो मेरी नज़र होती थी ना वो उधर ही होती थी कि कंसल्ट इनसे कर लिया जाए, कंसल्ट कर लिया जाए, मसले का हल ढूंढ लिया जाए, मदद ले ली जाए हर तरह। सही सही। यानी कि आप कहते हैं ना कि बंदा कहता है कि यार हर किसी के पास कोई मसला जब कोई आता है तो उसकी नज़र होती है कि है कोई ना ना कोई एक मोहसिन होता है आपकी लाइफ में जिससे आप बड़ी ओपनली डिस्कस कर लेते हो और आगे से भी आपको मशवरा जो है ना बिल्कुल प्रॉपर अमानता नहीं मिलता है, मशवरा भी मिलता है, हेल्प भी हर तरह की, वो मोरली सपोर्ट, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ना वो हर मसले का सलूशन रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त ये एक अच्छी ऑप्शन दे दी, वरना शायद मैं थोड़ा और जलील होता या कुछ और करता तो आ रहा था। मगर लेकिन अब ये बताइएगा कि पहले आपने जॉब की, फिर आपने अपना बिजनेस किया, अभी दोबारा आप जॉब में आ गए, तो ये इस माइंडसेट को किस तरह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि देखिए जब अपने बिजनेस की एक आपको लत लग जाती है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो मेरी लर्निंग है। मैं जब इल्म की दुनिया था ना तब भी मैंने कभी उसको ना जॉब नहीं समझता था। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, मेरी अपने बारे में ये राय है कि मैं ना कभी भी वो नहीं रहा कि 9 to 6 या 9 to 5 वाला एम्प्लॉय नहीं हूँ। सही। ठीक है, मैंने 24/7 सोचना फिर उस काम के लिए। ठीक है। और वो मुझे लगेगा मेरा अपना काम है और उस काम के लिए मैं मतलब ऑनर जॉब में रहते हुए भी ऑनरशिप ले रहे हैं आप। और उसी की रीज़न थी कि मैं विद इन नो टाइम इल्म की दुनिया में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हो चुका था। ठीक है। और वहाँ मैंने SEO भी सीखी, वहाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी। आप डेवलपमेंट छोड़ दें, इवन जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइटें बना के भी दी, सीखा सब कुछ वहीं से था। ठीक है। ठीक है, सब कुछ वहीं से सीखा था। और उसकी रीज़न क्या थी कि कोई भी जो मसला आता था ना मेरे सामने मैं वो करने लग जाता था। मुझे एक याद है, वाक़या बड़ा मज़ेदार हुआ। एक दिन मैंने डिज़ाइनर को, हम ना वो भेजते थे न्यूज़लेटर, ठीक है, इल्म की दुनिया में। एक दिन डिज़ाइनर को वो कहता अवेलेबल, अच्छा डिज़ाइनर इल्म की दुनिया की टीम में नहीं था, वो सॉफ्टवेयर की टीम में था और वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्टिंग नहीं था। ठीक है। एक दिन 2 दिन फिर मैंने एक दिन बॉस को कहा कि हमने न्यूज़लेटर बनाना है, वो डिज़ाइनर नहीं है। अच्छा, अब उनको प्रेशर होता था कि क्लाइंट का काम है वो पहले वो कर लें। हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक दिन किया, मैंने ना बड़ा ही बुरा सा, जो यानी कि आप सोच लें कि मुझे कुछ नहीं आता और मैंने फ़ोटोशॉप में जाके ना एक न्यूज़लेटर बना दिया। सही। बना के मैंने ईमेल कर दिया। अच्छा, किया मैंने सिर्फ बॉस को ही। ठीक है। ईमेल कर दी। उन्होंने जैसे ईमेल आई न्यूज़लेटर वाली, उन्होंने मुझे बोला ये किसने बनाया? बड़े ही गुस्से में। मैंने कहा मैंने बनाया। क्यों? मैंने कहा डिज़ाइनर नहीं फ्री, मैं क्या करूं, मैंने तो भेजना है। मैंने अपने जो मेरे न्यूज़लेटर हर हफ्ते जाता है वो तो मैंने भेजना है, वो जाना ही जाना है। तो हंसने लग गए। फिर मैंने कहा मैंने सिर्फ आपको ही भेजा है। सही। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। कस्टमर शाह फाउंडेशन के अंदर डेफिनेटली आप इस वक्त इनका पूरा जो सोशल मीडिया का सेल है उसको कम्प्लीटली आप ही देख रहे हैं, आप उसको हेड कर रहे हैं। इसमें मुझे ये बताइएगा कि अभी तो भाई बहुत सारे लोग जो है ना हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान या एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जी आपका जो है थोड़ा फाहिश कंटेंट हो वही चलता है, या आपका एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट चलता है, आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है ना वो नहीं चलता। और ये काफ़ी हद तक हकीकत भी है। ठीक है, हम सारे जितने ये एजुकेशनल पॉडकास्टर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, हम सारे इसमें स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आपने ज़ीरो से इस पूरे के पूरे पेज को हीरो बनाया और एक नहीं मल्टीपल पेजेस को बनाया। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये थ्योरी वाकई एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है उसकी कंजम्पशन कम है? सर मैंने ना एक चीज़ नोट की है, हर बंदा जो ये चीज़ सुन रहा है, ये हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है, वो ना इसको ज़रा रिकॉल करे। ठीक है, अपनी लाइफ को। जब नया नया उनको इंटरनेट की एक्सेस मिली ना, उन्होंने पोर्न भी देखा। ठीक है, उसके बाद गाने भी देखे जी। उसके बाद यूट्यूब पे आके प्रैंक्स भी देखे। फिर उन्होंने लर्निंग का कंटेंट भी देखा होगा। सही। फिर उन्होंने फ़न भी देखा। फिर जो वो मुझे अब उस टीवी चैनल का नाम भूल गया, एक फड़े जाओ या फड़ेगी ऐसे ना, कराची से एक प्रोग्राम चलता था प्रैंक का। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उस वक्त ये वाहद ही प्रोग्राम था। ठीक है, प्रैंक्स के हवाले से। इंटरनेशनल तो बहुत थे, वो भी लोग देखते थे। हर चीज़ देखी है। सही। हमारी ये ना, हम इवॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमें हर एज में, हर टाइम में, वक्त के हर लिहाज में हमें मुख्तलिफ कंटेंट चाहिए। ये हमारी नेचर है और हमारी ज़रूरत है। उसमें एक ये ज़रूर है कि फ़न का ज़रा रेशो ज़्यादा है। ठीक है। शायद फ़न की जो रेशो है वो कुछ ज़्यादा है, मगर हमने सब कुछ देखना है। हमें जो जो कुछ मिलेगा
हम तक पहुंचेगा, हम वो देखेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस रेशो के शुरू में हिसाब बल्कि से। मुझे याद है जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की ना, तो उस वक्त बड़े चंद गिने चुने लोग थे। मैं 10-12 इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ। उस वक्त कुछ करीबी दोस्तों ने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, 1-1 घंटे की वीडियो कौन देखता है। हाँ तो मुझे भी ये हुआ कि यार वाकई मैं खुद भी नहीं 1 घंटे की वीडियो देख सकता। लेकिन हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता आज अगर देखें तो आज ना करते करते भी 2000 पॉडकास्टर हैं। हाँ तो हुआ क्या, जब एक ट्रेंड चला ना, और इंटरनेशनली भी इसकी बड़ी ज़्यादा हाइप, क्योंकि पहले था पॉडकास्ट तो बड़े अरसे से अवेलेबल है, लेकिन पहले वीडियो नहीं थी, सिर्फ ऑडियो ऑडियो थी। में थे। ठीक है, स्पॉटिफाई वगैरह पे जाके लोग सुनते थे, लेकिन इस तरह वीडियो फॉर्मेट के अंदर इतने लंबी लंबी एपिसोड्स मौजूद नहीं थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये ज़्यादा लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, तो उतना पब्लिश भी ज़्यादा हुआ। फिर अब इसकी रिसेप्टेंस बड़ी इजी हो गई। अब लोग बैठ के, अब कल मुझे एक पॉडकास्ट के ऊपर कमेंट आया हुआ, और बच्चे ने लिखा हुआ कि यार ये मेरी लाइफ की पहली पॉडकास्ट है जो मैंने पूरी 1.5 घंटे की देखी, वो 1 घंटा 32 मिनट की पॉडकास्ट थी। तो उस पर बल्कि उसने बाद में आगे कमेंट किया हुआ कि मुझे अब पता चला अच्छा इसको पॉडकास्ट कहते हैं, और कहता है मुझे मज़ा आया है, तो अब मैं इसको प्रॉपरली इस तरफ जाने लगा हूँ, कंज्यूम करने। हाँ डेफिनेटली, ये जैसे जैसे बंदे देखेंगे ना कंटेंट, वो आएंगे, उनकी ज़रूरत है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक यूज़र के फ़न की रेश। अच्छा, आपने इसमें से जो बात की है ना अडल्ट कंटेंट या फहश चले, मैं कहता हूँ वो निकल जाएगा, वो कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मज़ीद आगे भी कम। हेल्दी इंटरटेनमेंट, जैसे आपका हमारा दोस्त है उमर करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी उसने नई जो नई स्टार्ट की, और बहुत प्यारा इनिशिएटिव है। इस तरह की हेल्दी इंटरटेनमेंट आएंगी, वो टॉप पे होंगी जी। और उसके बाद जो है वो एजुकेशन कंटेंट भी देखा जाएगा। मगर जो मेन रीज़न है एजुकेशन कंटेंट की, इस कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइज़र नहीं है। हाँ असल चीज़ ये है। ये सबका रोना इस वक्त एक ही है। ये है, अगर आज हमारी, मैं एक सिर्फ कहता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी है पाकिस्तान में, वो सारी अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की तरफ आ जाएं, वो अपना जितना बजट है उसका 50% ऑनलाइन स्पेंडिंग शुरू कर दें, तो देखें आपकी और हमारी अर्निंग डबल हो जाएगी। देखिए अभी भाई, मैं तो इस पे ये समझता हूँ कि देखें इस तरह के कंटेंट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ब्रांडिंग, कल को मैं इस पे इनफैक्ट ऑलरेडी बात करनी भी शुरू कर दी है कि 6 महीने साल देख लें। हाँ, आज मैं बल्कि आप इसमें मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर ये सब मजबूर होंगे सर। हाँ, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त हर बंदे के मुंह पे एक ही अल्फाज है कि ये इस वक्त वेंटिलेटर पे है। तो उसके बाद क्या बचता है हमारा, यही वाला मीडियम बचता है, सोशल मीडिया। और जिस तरह ये मिच्योर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं समझ रहा हूँ कि ब्रांड्स को भी इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। और इसकी सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि सर देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपने 1 मिनट की आपने ऐड बाय की, उसके बाद गॉन। इसका क्या है कि आज लेट्स से मेरे चैनल के ऊपर अगर रीच 5 मिलियन है, 5 साल के बाद इसकी 5 मिलियन नहीं रहनी सर, इसकी 50 मिलियन पे चले जानी है, और आपकी पुरानी वीडियोस भी फिर दोबारा रिवाइज होती है, और जो ऐड आज लग गई आपकी वो हटनी नहीं है, वो ताहयात जब तक ये चैनल एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे। इससे ज़्यादा एक और मज़े की बात, हाँ, फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे हैं कि यार हमें ना एक पॉडकास्ट क्रिएट करनी है, हमने नया पॉडकास्ट का सिस्टम शुरू करना है, तो हम इंटरनेट ओपन करेंगे, हमें पॉडकास्ट के इक्विपमेंट की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी, वीडियो मोस्ट रिलेटेड ऑडियंस, बिल्कुल ऐसे ही, इररेलेवेंट नहीं है जी, ऐसे ही है। आपको नहीं पता टीवी पे इस पे बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है, कौन देख रहा है, किस रीजन से देख रहा है, यहाँ आप हर चीज़ मैनेज हो सकती है। और आप अपनी मर्जी से सर, आप मेल फीमेल जिस ऑडियंस को चाहते हैं, जिस एज ब्रैकेट को चाहते हैं, जिस एरिया को चाहते हैं, जियो टारगेटिंग के थ्रू आप हर तरह से वो कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना के आप अपनी मर्जी के कर सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें। तो वो ना मुझे जब बेसिकली शुरू में ना मैंने एडसेंस पे भी बड़ा काम किया। ठीक है। अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आती थी एक कि यार दिसंबर में पैसे क्यों ज़्यादा आते हैं, दिसंबर जनवरी में ना पैसे क्यों ज़्यादा आते हैं कुछ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ब्लॉग चला रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि वो उनका कल्चर का नहीं ना पता था। हाँ, बिल्कुल। फिर मुझे पता चला कि ये तो शॉपिंग फेस्टिवल है, हाँ, सेलें लगती है, सेल्स लगती हैं, ये होता है, और वहाँ इंटरनेशनल स्पेंडिंग जो है एडवर्टाइज़र बढ़ा देते हैं, यहाँ स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही है। जैसे ही हमारी ऑडियंस में स्पेंडिंग बढ़ना शुरू हुई, यहाँ के एडवर्टाइज़र ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, तो देखें ऐड कैसे हमें भी इसमें सर बल्कि थोड़ा सा जो है ना बच्चों के लिए मसालेदार कंटेंट भी आज डिस्कस करते हैं। मसालेदार कंटेंट से मुराद ये है कि हर बंदा आजकल यूट्यूबर बनना चाहता है, हर बंदा आजकल टिकटॉकर बनना चाहता है, फेसबुक पे वीडियोस लगाना चाहता है। क्या ये हर एक के लिए वाइबल है? पहली चीज़ तो ये, क्या हर एक कोई बस कैमरा उठा के लाइट पकड़ के जो है शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, इसमें हर एक आ तो सकता है मेरे ख्याल में, बिल्कुल सही है, आ तो सकता है। असल चीज़ ये है कि वो देखने वाले की लाइफ में वैल्यू क्या ऐड करेगा। देखिए, अभी ऑडियंस गॉसिप पसंद कर रही है, सही,
क्या 5 साल बाद या 10 साल बाद ये ऑडियंस गॉसिप पसंद कर रही सर होगी? लेकिन सवाल है यहाँ पे, आपने कहा कि हर बंदा गॉसिप पसंद कर रहा है, आपने आजकल उससे Mostly. पहले आपने ये कहा कि हर बंदा आ सकता है। मेरा नज़रिया ये है कि क्या, मैं अपनी बात करूँगा, क्या मैं फ़नी कंटेंट बना सकता हूँ? सबसे पहले मुझे अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, ये तो हाँ, कि मैं क्या ये फ़नी कंटेंट बना सकता हूँ जो आज देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये एक चीज़ है, इसमें रेक्टिफाई करता हूँ दोबारा ठीक है। कि हम जिसने भी आना है ना, उसने अपनी डोमेन देखनी है कि वो किस डोमेन में है। मगर आज का जो टॉप ट्रेंड है ना, मुझे ये लगता है वो गॉसिप्स है पाकिस्तान में। सही। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये ज़्यादा चल रहा है। पर्सनल लाइफ दिखाना, पर्सनल लाइफ कह लें, और लोग इसको लाइक कर रहे हैं, लाइफस्टाइल देखना पसंद कर रहे हैं। और अच्छा, ये लाइफस्टाइल बड़ी देर से चल रहा है। हाँ। इंटरनेट पे मैंने मेरे ख्याल 2012-13 में भी वीडियोस देखी हैं। लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा हवा पकड़ गया। हवा पकड़ गया। लेकिन इससे एक बात बताइए, क्या ब्रांड बन रहे हैं इससे? ये जो बना रहे हैं, जो लोग ये लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये ब्रांड है आज? देखिए, इनको कुछ सीरियस मार्केटिंग एक्टिविटी मिलेगी करने को? देखिए अभी मिल भी सकती है और नहीं भी। मैं आपको खुल के बताएं। मैं इस पे बेसिकली ज़रा ना वो कर रहा हूँ, रिमाइंड चीज़ें। ठीक है। मेरा ख्याल है, देखिए एडवर्टाइज़र क्या सोचता है। मसलन मैं आज एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करता हूँ, ठीक है, तो मैं तो जाऊँगा, मैं तो डक्की बाइक को ऐड बुलाऊँगा। ओके, रीज़न क्या है उसकी? उसकी डेफिनेटली रीज़न है कि उसको ज़्यादा लोग देखेंगे। ओके, तो क्या सिर्फ दिखाना ही ऑब्जेक्टिव है एक ब्रांड का? पहला ऑब्जेक्टिव दिखाना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ब्रांड पोजीशनिंग है। ठीक है। ठीक है, पहला ये है, मैं उससे इस तरह का बनाऊंगा कि मैंने ख़रीद ली है। मैं उसे कहूँगा यार ये तुमने एक वीडियो बना दो कि मैंने ये वाली बाइक मैंने ख़रीद ली है। बस मैंने अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है। क्या उस ब्रांड के, देखें मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ना आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक डिस्कशन हो रही है। चले आपने नाम ले लिया डकी का, क्या डकी किसी एक प्रॉपर बड़े ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं बन सकता। तो आप जिस तरह कह रहे हैं, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर वही हो गया ना कि देखें आपने जब किसी को करना है, आप जिस तरह ये जीरो लाइफस्टाइल अभी पाकिस्तान का एक बड़ा कमाल का ब्रांड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनकी कोई प्रोडक्ट यूज़ तो नहीं की, लेकिन बड़ी अच्छी पोजीशनिंग की उन्होंने। रोनिन है या जीरो लाइफस्टाइल है, इन्होंने अभी पाकिस्तान के जितने बड़े हीरोज़ हैं उनको लिया। ठीक है, और उसकी ब्रांड पोजीशनिंग आप देखें, इन्होंने क्या कमाल की स्ट्रेटजी खेली कि मेन स्ट्रीम मीडिया का लेयर 1 के जो टॉप टियर के हैं उनको उठाया, टॉप उधर से स्पोर्ट्स से टॉप टियर को उठाया, वहाँ से उठाने के बाद फिर आगे उन्होंने टॉप टियर के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको उधर रिलेट करवा के अपनी ब्रांडिंग करवाई। मुझे ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है पाकिस्तान में उनका, बहुत अच्छा ये। और देखें एक चीज़ है, हम किसी को ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हैं, एक इनका कंटेंट क्या चलता है, इनको कहाँ से शाउट आउट मिलेंगे, वो ये है कि मैंने ये खरीद ली है, बस। ठीक है, ये यहाँ तक ही है। लेकिन आज का बायर या आज का व्यूअर इतना मैच्योर नहीं होगा, उसको पता है इट्स पेड प्रमोशन। देखें यहाँ मेरा मकसद ही नहीं है कि मैं लोगों को कहूँ कि ये ख़रीदें क्योंकि डक्की ने ख़रीदी है। मेरा मकसद है लोगों को मेरी कंपनी का, मेरी इस बाइक का नाम चला जाए, बस। बिल्कुल सही है। देखिए ये भी ज़रूरत है कि जब मैंने एक नई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मैंने उसको पूरे पाकिस्तान के हर स्टोर पे अवेलेबल कर दिया है, और मेरा कस्टमर जो है या मेरा कंज्यूमर जो है वो उस पर गया है स्टोर पे, उसे वहाँ नज़र भी आई है, मगर वो उससे वाकिफ़ ही नहीं है। ठीक है, इसकी बजाय वहाँ जाएगा, वो देखेगा कि अच्छा इसका तो देखा था कल डक्की भाई ने भी ली थी, या उन्होंने उसको दिखाया था वैसे ही। सही है। तो एक सिर्फ रिलेट करना होता है, पहली ज़रूरत ये होती है कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले। दूसरी जो रीज़न है ब्रांडिंग है, उसके लिए डेफिनेटली आपको पर्सनैलिटीज चाहिए। तो उसमें ये बात वो वैलिड होगी ना कि जब एज ए कंटेंट क्रिएटर आप इस डोमेन में कदम रखने जा रहे हो, जैसे ही आप अपनी निश डिसाइड करते हो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि कल को आपने क्या बनना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या आपने एक मतलब स्ट्रीट स्मार्ट ब्रांड एम्बेसडर बनना है, या आपने सिर्फ बस ठीक है जी कोई भी मेरे पास पीआर का पैकेज आएगा, मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, बस उसी पे मैंने चला। देखिए इसमें ना एक और बड़ी मदद की चीज़ है जो मेरी लर्निंग है। मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स हैं, एक है प्रो पाकिस्तानी और एक है इल्म की दुनिया। सही। प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट आजकल तो उसका इतना बूम नहीं है, मगर जब मैं ब्लॉगिंग में था तो उस वक्त बहुत बूम था। हम बड़े परेशान होते थे कि इनको यार इतने इतने बड़े ऐड मिल जाते हैं। क्यों मिलते थे? कि वो सिर्फ एक नीश स्पेसिफिक है। ठीक है, उसने अपनी डोमेन अपने आप को मनवा लिया कि यार आईटी में और इससे रिलेटेड टेक में अगर कुछ हो रहा है तो वो प्रो पाकिस्तानी पे हो रहा है। ठीक है, सही और है। जो भी बड़ा बड़ा बंदा है वो प्रो पाकिस्तानी पढ़ता है। ठीक है, एडवर्टाइजर पैसे दे रहा था, बिल्कुल सही।
और मैं तब की बात बता रहा हूँ, ये 15-16 ये शायद इससे भी पहले की। मैंने पूछा एक दफ़ा कि एक PR लगवाने का कितना, उन्होंने 25,000 मांगा। अच्छा। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 25,000 में फेसबुक का ऐड लगा लेता हूँ, ठीक है, रीच उससे ज़्यादा आ जाएगी। रीच, मगर क्या है, ब्रांडिंग है वो, ब्रांडिंग है, बिल्कुल उन्होंने अपनी पोजीशनिंग पाकिस्तानी उस तरह लिख कर रहा ली। है। हाँ, पोजीशनिंग बना इसी ली उन्होंने। तरीके इल्म की दुनिया पे हम ऐड लेते थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले ऐड देते हैं प्राइवेट, वही ऐड अगर वो फेसबुक पे या किसी और पे लगाएं तो उससे अच्छी रीच आ जाएगी। सही है। मगर क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग है। बिल्कुल सही है। सर ये बताइए, अभी बड़ा कॉमनली ये पूछा जाता है कि भजन 1,000 व्यू पे या 1,00,000 व्यू पे हमें कितने पैसे मिलेंगे। ये बहुत मासूमाना सवाल है, और ये आए दिन किसी भी महफिल में बैठते हैं, चाहे वो ये बड़ा यार मुझसे भी दोस्तों बड़ा के साथ बैठे हैं या अच्छा, किसी मैंने उसका फैमिली 2 में। फार्मूले रख लिए हुए। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पहले दिन करीबन 1,00,000 व्यूज़ हो जाए, ठीक है। यानी कि 24 आवर्स में, और वॉच टाइम थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है। अगर आपके जो व्यूज़ है, सॉरी, 1,00,000 पहले 24 आवर्स में हो जाए, तकरीबन आपको 500 से 1,000 के दरमियान आ जाएंगे डॉलर। 500 से 1,000 डॉलर के दरमियान में होंगे। ठीक है। ठीक है। और इसकी दूसरी तरफ आए, अगर आपके 24 आवर्स में कोई 2,000 घंटे वॉच टाइम मिलता है, तो आपको 20 से 50 डॉलर मिल जाएंगे। ठीक है, 20 से 50 डॉलर। हाँ। इसी को थोड़ा थोड़ा UK US की भी सैर करवा के लाए हुए। ठीक है, वहाँ को भी बताए कि क्या मिलता है। 3 से ज़रब दे लें कम से कम, 3 से या 5 से ज़रब दे दें। 5 से ज़रब दे लें। हाँ, roughly US के 5 से दे दें। US तो डेफिनेट है, 5 से ज़रब दें। US और यूरोप दोनों का 5 गेम से बहुत ऊपर है। हाँ, बहुत ऊपर है। तो इसकी बल्कि थोड़ा सा ये भी कोड क्रैक कर दें, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती। इसकी मेन रीज़न एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइज हम क्या देख रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं यहाँ बैठ के मैं ही कुछ लोगों के लिए ऐड कैंपेन करता हूँ, PPC वगैरह। ठीक है। मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके लाहौर को सपोज कर रहे हैं, मैं एक ऐड लगाता हूँ, मैं बिड रखता हूँ 3 रुपये। ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पे 3 रुपये एक बहुत अच्छी बिड है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर ओवरऑल करते हैं तो 10 रुपये मैक्सिमम, हम्म। यानी कि अगर मैं कोई ऐप की कैंपेन चला रहा हूँ तो मैंने 10 रुपये रख दिया। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा आज तक मैंने नहीं रखी, बिल्कुल ऐसे ही। शायद कोई और रखता हो। पाकिस्तान में हो रही एवरेज है, हाँ, एवरेज ये चल रही है। तो और मैंने ही, यानी कि जो यहाँ 3 रुपये 10 रुपये की बात कर रहा हूँ, मैंने ही एक कैंपेन चलाई हुई है जिसमें $25 बिड भी रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। US में चलाइए। US में चलाई। US में चलाए। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि भाई मैंने महीने का $50,000 कमा लिया, $30,000 कमा लिया, $10,000 कमा लिया, हकीकत है ये पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं, देखिए, कमाने को तो कमा सकते हैं, नहीं, एवरेज बात कर रहा हूँ कि देखें 2 4 5 बड़े लोग, ठीक है, उनके क्योंकि 20 50 मिलियन उनकी ट्रैफिक है, वो समझ आती है यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर भी। देखिए, मैंने एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, मैं यहाँ नाम नहीं कोट कर रहा। ठीक है। ठीक है, मेरे कान में बता दीजिएगा। बाद में बता दूंगा आपको। मैंने एक चैनल देखा हुआ है, उस पर मैंने देखा था 1,25,000 लास्ट 28 दिन की थी। क्या बात है। निश ठीक क्या है। थी? पॉलिटिक्स के ऊपर इतना है? अच्छा। हाँ, पॉलिटिक्स और कंटेंट सारा जेन्युइन उनका अपना था या बस खाया हुआ? उनका अपना, वो खुद अपना दिन में 2 वीडियोस लगाते थे, बंदा जो देखते हैं वो क्रैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। 1,25,000 लास्ट 28 डेज लास्ट 20। और अभी ये कुछ दिन पीक पहले के दिन थे, ये पीक के दिन थे जब उनके ऊपर बड़े क्राइसिस थे। ठीक है। अभी बल्कि इकरारुल हसन साहब ने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो बनाई है ना शुभ सरकार पे, तो उस पे उन्होंने बताया हुआ था, आई थिंक $18-19,000 तो उनके आए हुए थे, सिर्फ उनकी वीडियो से। ठीक है, तो मतलब जो बड़े चैनल्स हैं वो बना रहे हैं इतना पैसा। अच्छा, ये असल एक कोड क्रैक कर रहे हैं। फर्स्ट 24 आवर्स में कितने व्यूज़ आए हैं? ठीक है। लोग देख रहे होते हैं, कहते हैं महीना पहले पुरानी वीडियो है उसमें 5 मिलियन हो गए हैं। हाँ, वो नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत सारी वीडियो आपकी ऐसी भी तो है ना कि जो शुरू में नहीं चलती, बाद में जाके किसी ना किसी एल्गोरिदम में वो ट्रिगर कर जाती हैं। एल्गोरिदम में क्लिक करेंगे ना, वो भी लास्ट फ़ौरन कितने आए हैं। ठीक है। देखिए, एल्गोरिदम कैसे, ये एडवर्टाइजर का एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। वो देखेगा एड का सिस्टम, वो देखेगा इस वक्त एक वीडियो है, ठीक है, इसको पाकिस्तान की इस वक्त ऑनलाइन ऑडियंस का 10% देख रहा है, सपोज कर रहे हैं, बाकी 90% हज़ारों वीडियो में देख रहे हैं। हाँ जी। वो कहेगा महंगे, सबसे महंगे ऐड इस पे दिखाओ। ठीक है, ये सीन होगा। अच्छा, इसमें ये भी सीन होता है कि कितने एड्स की जो ड्यूरेशन है, कि कितने इंटरवल के साथ ऐड आना है, ये भी आपके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये लोग खुद से भी मैनेज करते हैं, कुछ ने ऑटो लगाए होते हैं। मगर देखें, ये जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, मैंने एक चीज़ लर्न किया है, उस पर सोचना ही नहीं। ठीक है।
ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ये हाँ, कह रहे हैं। ये कंट्रोल गूगल के पास है, हम्म, उसे करने दें। आप ये देखें कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। सही, व्यूज़ पहले यानी कि इकट्ठे व्यूज़, ठीक है। अगर आपके महीने में 1 मिलियन हुए हैं और अगर पहले दिन हुए हैं, दोनों की अर्निंग का तकरीबन 50% वो ज़्यादा होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने वीडियो लगाई हो फ़ौरन बूस्ट में आ गई, तो उस पर ज़्यादा आपको अर्निंग होगी कंपेयर टू कि आप 30 डेज में आहिस्ता 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 आहिस्ता, करके आपके आ रहे हैं, ठीक है। और किस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त सबसे ज़्यादा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त जो ऑफिशियली या लीगली कह लेंगे हमें अलाउड है, वो तो सिर्फ यूट्यूब ही है। यूट्यूब है, फेसबुक पे भी लोग कमा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो देखा है, मेरे पास फेसबुक के बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, ठीक है, मगर मैंने जो देखा है इंटरटेनमेंट वाले लोग फेसबुक पे ज़्यादा कमाते हैं, ओके। और एजुकेशन वालों का फेसबुक पे बहुत कम आता फेसबुक है। की वजह क्या है? अच्छा, एड्डा उसमें वड्डा एक- हजूम साढ़े को, लेकिन क्यों नहीं कि मतलब देखें, फेसबुक एक बिजनेस है। अच्छा, उसमें ना बड़ी मज़े की मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की। हम देखते हैं व्यूज़, ठीक है, हम कंपेयर क्या कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं व्यूज़। हम कहते हैं यार यूट्यूब पे व्यूज़ आए हैं 10,000, फेसबुक पे व्यूज़ आए हैं 1 लाख, 10,000 वाले की अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, मगर जब हम उसको जाके इंसाइट्स में क्रैक करते हैं, देखते हैं कि वो 1 लाख व्यूज़ जो हैं वो तो 3 सेकंड व्यूज़ 3 हैं। सेकंड का है, 1 सेकंड का है, देखो वो तो 1 सेकंड भी देख लिया तो व्यू काउंट हो गया आपका। वो आप ऐसे कर रहे हैं और ऑटो प्ले हो गया, वो भी व्यू वो काउंट भी कर लिया। view फेसबुक count की ये फनकारी है, हम्म, वो व्यू काउंट हो गया, मगर उसमें तो ऐड नहीं आना, ऐड नहीं आना। ना ही कोई एंगेजमेंट होनी है। तो वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब आप 3 सेकंड से अब 1 मिनट व्यूज़ देखेंगे, सॉरी 3 सेकंड के अलावा 1 मिनट व्यूज़ देखेंगे, वो मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में देखा हुआ है, वो तकरीबन 50% 40% कम होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ऐड तो उस 1 मिनट वीडियो में आएंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मोनेटाइजेशन क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? इतना बड़ा, देखें फेसबुक एक बिजनेस है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और लोग मतलब इस वक्त शायद यूट्यूब कम लोग देखते होंगे, फेसबुक ज़्यादा लोग देखते हैं। फेसबुक मोनेटाइजेशन ही जो नहीं है। मुझे, वैसे तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, मगर जो मुझे लगता है ना, अभी फेसबुक का सिस्टम इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, हम गूगल का सिस्टम देख रहे हैं ना, यूट्यूब बेसिकली गूगल है। गूगल एड्स की बात कर लें, फेसबुक ऐड को कंपेयर कर लें, यूट्यूब को कर लें, या फेसबुक का वॉच को कंपेयर कर लें, वो हमें यूट्यूब का सिस्टम ज़्यादा मेच्योर लगता है। ठीक है, उसमें हमें पता है कि एक चीज़ अगर आपको वायलेशन आई है तो क्यों आई है, हाँ, उसका ये है, solution बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल है। फेसबुक की स्पोर्ट पे बात करके देख लें, स्पोर्ट वालों को भी नहीं पता होता। और पता भी नहीं चलता अच्छा वायलेशन आई, बस ये लिखा हुआ आ जाएगा हाँ, कि आपका अनओरिजिनल कंटेंट है ये, और आए दिन कुछ ना कुछ किसी को इशू कुछ आते नहीं हैं। पता, उनका सिस्टम मेच्योर नहीं है। मेरे ख्याल में वो अभी इसी में लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ मौजूद है इसको ठीक कर लें, सही। फिर नेक्स्ट एक्सपेंड करें। टिकटॉक के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म किस हिसाब से? टू अर्न। टू अर्न। इसमें अर्निंग के क्या मौके हैं इस वक्त? देखिए, अभी- पाकिस्तान में तो इसमें भी कुछ भी नहीं है अभी तो हमारे ई कॉमर्स कर सकते हैं आप। पास। वो भी नहीं कर सकते ना, उसमें भी क्या है, शॉप तो नहीं बना सकते आप टिकटॉक के? आपको पता, बना तो रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं लीगल तरीकों, जायज़ वाली बात करो, बाकी तो सब कुछ हो रहा है। हम भी जायज़ ही बात करते हैं। देखिए, मेरी एक प्रोडक्ट है, हाँ, मैं वो क्या नाम है, शायद आपको याद आ जाए, इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर ने रेस्टोरेंट ओपन किया है, टिकटॉक नहीं, मुझे नहीं आइडिया। सर, लेविश रेस्टोरेंट, ठीक है, देखने में नहीं, टिकटॉक में। ठीक है, अच्छा। और कि कुछ करके ना ऐसे नाम है, उनका नाम भूल गया। ओके, मैं इस्लामाबाद गया। अच्छा, मैं क्योंकि टिकटॉक बहुत कम यूज़ करता हूँ, अच्छा मेरी टिकटॉक भी ओपन करेंगे तो मैच क्रिकेट आना शुरू हो जाएगा, सही। और मैंने तो डिफ़ाइन किए हुए हैं ना किस पे क्या देखना इस है। पे भी मैं बात करता हूँ हाँ। आपसे, बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता था, मैं उधर गया तो हम दोस्त थे, हम मुजफ्फराबाद गए हुए थे घूमने फिरने। ठीक है, तो मुजफ्फराबाद से निकले हैं, तो मैंने कहा यार खाना ना मरी के पास कहीं खाएंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, हमने इस्लामाबाद वहाँ से खाना है। मैं क्या, वो क्या है? कहता था नहीं पता। मैं क्या, नहीं पता। फिर उसने मुझे बताया कि ये एक टिकटॉकर था, उसने रेस्टोरेंट खोला है और ये बड़ा ही फेमस है, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है। मैंने कहा चलो यार देखते हैं। मैं जब गया, इंतहाई रश। ठीक है, अच्छा, उस रश को देख के मैं बड़ा ही मुतासर हुआ। उसकी एक रीज़न है, पीछे का एक वाक़या। आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 2017-18 की बात या 19 की होगी। मैं इस्लामाबाद, कुछ दोस्त थे, हम इस्लामाबाद गए हुए थे एक काम के सिलसिले में। हमने एक कह लेना वो इकट्ठी काम पकड़ा था। ठीक है, तो 10-15 लोग हम गए इस्लामाबाद। हमने वो एक इवेंट अटेंड किया, वहाँ से निकले तो जिसका इवेंट था उन्होंने हमें ले गए। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, उधर चलते हैं। तो मैंने ना, अब मुझे लाहौर का आदि था, तो मैंने जो हमें लेके जा रहा उससे पूछा कोई बुकिंग शुकिंग करा ली? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हम वहाँ गए, देश परदेश शायद इस नाम से रेस्टोरेंट था, खाली पड़ा हुआ था। सही।
खाना खा के आ गए, सैटरडे का दिन है। अगले दिन हम इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। लाहौर आते ही हमने कहा यार हमें मालूम पे पहले कहीं खाना खाते फिर अपने घरों को जाएंगे। ठीक है। हमने 10 रेस्टोरेंट फिरे, जगह ही नहीं मिल रही थी। और मैं अब मेरे जहन में ना इस्लामाबाद का इमेज ये है कि वो रेस्टोरेंट खाली होते हैं। सही। मैं वो दुनिया देख के मैं परेशान, इतनी दुनिया और इतनी खुली जगह पे उन्होंने मार्गला जो ऊपर जाता है रोड है इसकी तरफ क्या कहते हैं दामने को, वहाँ उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ। ठीक है। मैं तो एक तो रश देख के मैंने कहा पता नहीं खाना कैसा होगा। खाना भी बहुत अच्छा था, मज़ा आया, मगर उसकी सारी सक्सेस टिकटॉक है। अच्छा देखें, टिकटॉक से एज ए इन्फ्लुएंसर उसने ड्राइव किया, राइट। हाँ। लेकिन जो वैसे मॉडल हैं जिस तरह भी टिकटॉक वही के कह रहा हूँ। शॉप इस वक्त बन रही है, जिस तरह यूके के अंदर और हाँ। यूएस के अंदर, हमारे यहाँ अभी भी इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त टिकटॉक जो है वो अपना इमेज ये चेंज कर रही है कि भाई वी हैव द बेस्ट ट्रैफिक अवेलेबल, इसको यूटिलाइज कीजिए। और यूके यूएस के अंदर, इवन बाकी भी और कुछ शहरों में इस वक्त सबसे सस्ती जो ट्रैफिक है ई कॉमर्स के लिए वो टिकटॉक है, वो टिकटॉक से मिल रही है। मैंने ना जब टिकटॉक ने शॉपिफाई के साथ मर्ज किया और एक इन्होंने एमओयू साइन किया ना कि ये मिलके कुछ काम करेंगे, वो तो यूट्यूब ने नहीं किया। टिकटॉक ने, बहुत पुरानी बात है। टिकटॉक ने भी किया, वैसे यूट्यूब के साथ ऑफिशियली है, ऑफिशियली है। टिकटॉक के साथ किया और ये मेरे ख्याल में कुछ 3-4 साल पुरानी बात है। मैंने एक पोस्ट लिखी, मैंने कहा इसके बाद मैं टिकटॉक को पता कैसे इमेजिन कर रहा हूँ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जन्नत मिर्ज़ा की पोस्ट होगी, टिकटॉक के ऊपर वीडियो होगी और उसी वीडियो के इधर छोटा सा लिखा होगा ये वाला बैग खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें, ये वाले कपड़े खरीदने के लिए यहाँ करें, इसने जो रिंग पहनी हुई है वो खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसे ही बिल्कुल, और ये आज हकीकत हो रहा है। ये ऑलमोस्ट यही है। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है ना। देखें हर किसी ने बाइंग तो करनी है, बिल्कुल ऑनलाइन बाइंग तो है। तो जहाँ ऑडियंस है, जहाँ मंडी लगी हुई है, इतनी दुनिया, वो रश लगा हुआ है, वही ना वो जो अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, तो वो भी बड़े पुराने कॉमर्स में काम करें। उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मैंने 30 डेज़ के अंदर 40 फुट के 2 कंटेनर टेक्सटाइल के टिकटॉक शॉप पे बेच दिए। हाँ। हम सब हैरान के यार इसने किया क्या। बात हुई उससे तो पता चला कि भाई उसने मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को अपने फ्री सैम्पल्स भेजे, उसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर ऑनबोर्ड हो गए। उसमें से एक इन्फ्लुएंसर की उसने एग्जांपल लिखी हुई थी कि उस सिंगल इन्फ्लुएंसर ने 900 यूनिट्स बेच दिए। ठीक है। अब वो कहता है कि यार मेरा तगा नहीं लगा भाई, सिर्फ मैंने एक फ्री सैंपल दिया है और एक बेसिक सी कमीशन उसने उनके साथ तय कर ली कि इतने % जो है ना मैं आपको दूंगा एवरी सेल के ऊपर। ना उसका कोई ऐड की कॉस्ट आई, ना उसको किसी किस्म का कोई और झंझट, बैठे बैठे 2 कंटेनर सेल कॉमर्स करते हैं कि आप देखें कि ऐड लगाए बगैर बेचना हमारे लिए तो जन्नत है ना। मैंने उससे थोड़ी सी ज़रा बात हुई उससे, मैंने कहा यार ऐड पे कैसा रिस्पांस है। कहता है यार मुनीर भाई सच्ची बात ये है कि ऐड के ऊपर भी बिकेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगी। कहता भजन लेकिन जब मुझे फ्री में ही मक्खन मिल रहा है तो मैं क्यों मदानियाँ मारता फिरूँ इधर उधर। कहते ये मॉडल इस वक्त मेरे लिए बेस्ट चल रहा है, तो मैंने बाकी चीज़ों को उस लेवल पर जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। एक चीज़ जब ट्रिगर हो रही हो, मेरे पास अच्छी प्रॉफिट मार्जिन, देखिए ऐड कहता है बेस्ट से बेस्ट भी चला लूँगा, ये कन्वर्जन नहीं आनी मुझे। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी और ब्लेसिंग आपके लिए हो ही नहीं सकती। टिकटॉक लाइव के बारे में क्या कहना चाहिएगा। आजकल पूरा पाकिस्तान उस पर पागल हुआ हुआ है, यहाँ पे सिम में डाल के यूके की, दुबई की, सऊदी की सिम में डाल के इवन मेन स्ट्रीम के एक्टर भी आपके आ गए हैं उस पर। सर उस पर क्या कह सकते हैं, ये पहले बीगो पे था। हाँ, ये जो करेक्टर हैं हरीम शाह, संदल हटक, ये वहाँ से हैं। अच्छा, ये वहाँ की पैदावार है। हाँ जी, ठीक है। मुझे मेरे ख्याल में कुछ 4-5 बीगो से वानो तक का सफर। हाँ, मुझे 4-5 साल पहले की बात है, एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, वो भी सॉफ्टवेयर हाउस का ऑनर है और उसकी और मेरी बड़ी हमारा बड़ा कम्बो है। ठीक है। और हम जब बैठते हैं ना, हम दुनिया की हर टॉपिक डिस्कस कर देते हैं। सही। बिजनेस भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, वो जो गॉसिप्स है वो भी करते हैं, लड़कियां भी डिस्कस कर, हर चीज़ हम कहते हैं कि यार हम खुद ही हैरान हो रहे हैं। क्यों लग रहा है लड़कियों वाला अभी तक भी, शादी के बाद भी आपका फेवरेट टॉपिक क्यों है? 2-3 दफा बात कर चुके हैं इसकी। वो मर्दों का तो हमेशा ही रहेगा ना। नहीं ऐसे थोड़े यार, शादी के बाद थोड़ा सा छुपाना भी चाहिए। पर जाइने हमारी देख ली ना ये पॉडकास्ट, तो फिर उसके साथ भी मैं करता हूँ डिस्कस, पूछ लेते ना यार। सर फिर आगे चले अब आप। तो ये बड़ा कम्बो है। उसने कहा कि यार बिगो देखा कभी? मैं कहा वो की है, कहता तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने ऐप इंस्टॉल की। ठीक है। मैंने चेक की तो मैं तो परेशान हो गया, ये तो एक नई जहान है। उसने बताया उसको वहाँ किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ एक बंदे ने एक घर लिया हुआ है और कुछ लड़कियों को जॉब पे हायर किया हुआ है। ठीक है। वो बिगो पे 8-8 घंटे लाइव बैठती हैं। अच्छा।
मतलब प्रॉपर एजेंसी बनाई हुई है उसकी। प्रॉपर एजेंसी। क्या बात है। मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा, मुझे अब कल एक ऐप का पता चला है, वो मैं उसको थोड़ा सा ना एज ए फीचर देखने के लिए उसको एक्सप्लोर किया है। वो इन दोनों से भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अब उस पर क्या अर्निंग है क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कल ही पता चला उसके बारे में। आपको ऑफ कैमरा बताता हूँ। मतलब दुनिया जा किस तरफ रही है, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, वो मिस्टर पतलू के नाम से एक लड़का है, ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स, ठीक है। अभी एक साल के अंदर अंदर करंटली ही इज अर्निंग अराउंड 30 करोड़ अ मंथ, ठीक है। अभी भी उस बेचारे को बोलना नहीं आता है, ठीक है। न्यूयॉर्क घूम रहा है इस वक्त वो। अब क्या कहते हैं, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, वहाँ ओनली फैंस फेमस है। बिल्कुल, वो एक हकीकत है, इसी दुनिया में हो रहा है ना। तो ये जो लेकिन चीज़ें उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है ना। यहाँ तो मतलब बच्चा बच्ची आ ही इस नज़रिए से रहे भाई, जितना गंद करेंगे उतना आपको गिफ्टिंग ज़्यादा होगी, उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। सर उधर भी यही है ऑलमोस्ट। अच्छा, उसका मैंने कभी चेक नहीं किया। वो इससे भी आला दर्जे की है। अच्छा, हाँ जी। अभी सर अभी कुछ दिन पहले एक बंदे से बात हो रही इस तरह, वो एक नॉर्मल पोजीशन पे जॉब करते हैं दुबई के अंदर। उन्होंने एक महीने में मुख्तलिफ लोगों को 63,000 दरहम्स गिफ्ट किए हैं। कोई हाई प्रोफाइल बंदा नहीं है। एक होता है ना कि बड़ा कोई मल्टी मिलियनियर बंदा हो तो चलो यार मेक सेंस। नॉर्मल प्रोफाइल का बंदा है, 63,000 दिरहम उसने गिफ्ट किए। और जब उससे पूछा कि यार क्यों, कहता भजन जब गिफ्ट हो रहा हो तो उस वक्त समझ नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं। वो बाद में पता चलता है अच्छा कार्ड में से इतने पैसे कट गए। अच्छा, ठीक है, तो एक नशा है, ठीक है। और उसमें से अच्छा जो उन्होंने किए ना, जनरली उन्होंने साफ सुथरे कंटेंट पे बड़ा पैसा लुटाया है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं अमजद अली साहब, ठीक है। अमजद अली स्पीक के नाम से है, ठीक है। तो बड़ा प्यारा उनसे ताल्लुक है। उनको उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे गिफ्टिंग की, और हम इकट्ठे ही उस पे थे, सेशन में थे। तो उन्होंने पूछा कि यार क्यों करते हो बट साहब आप ये इतना, ठीक है। तो उन्होंने बल्कि बाद में बुला के उनको थोड़ा ज़रा समझाया भी कि यार मतलब नहीं। वो कहते यार बस ये अमजद साहब आपके प्यार में आज तक नहीं समझ आई कि ये क्या है। और मगर ये हो रहा है दुनिया में, हो रहा है सर जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। शायद मुझे तो कभी कभी लगता है, देखिए ये ना टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ है और हर एक पे है। ये हम अक्सर एग्जांपल देते हैं कि ये एक एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे चाहें तो किसी की जान बचा लें, उससे चाहें तो किसी को मार दें। बिल्कुल ऐसे। अभी भाई आपने बहुत सारे पेजेस मैनेज भी किए। यंग बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, जो आजकल सिर्फ फैसिनेशन के तौर पे, जिस तरह ये पतलू की एग्जांपल सुन के, या और बहुत सारे लोगों की डकी की एग्जांपल सुन के, एस्ट्रोलॉजी की एग्जांपल देख के, बहुत सारी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस डोमेन में आना चाह रहे हैं। इसमें ज़रा अगर आपके पास कोई नंबर है तो मुझे ये बताइए सक्सेस रेशो कितनी है? क्या वाकई पैसे इतना बन भी जाता है कि हर बंदा आ जाए इस तरफ और ये अपना करियर बना ले? सक्सेस रेशो तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर आपको एक और पॉइंट की तरफ मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि सिर्फ आज नहीं है ये। थोड़ा सा पीछे जाए ना, यानी कि जब इंटरनेट या सोशल मीडिया इतना इन नहीं हुआ था, तो हम जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे उस वक्त भी हमारे पास ना क्वेश्चन था कि ये काम मैंने करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेबसाइट आती थी किसी गैमलिंग की, हमारे पास वेबसाइट आती थी किसी और इस तरह की कोई कि ये बना दे। फाइवर अपवर्क पे आती थी, सही। फाइवर तो नहीं था, अपवर्क जो उस वक्त था, क्या नाम है उसका, फ्रीलांस था। तो ओडेक्स, इलांस था, इन पे आती थी। तो ये चीज़ें मौजूद थी। अच्छा, ये लोग पैसे भी ज़्यादा देते थे, ये अपने डेवलपर को पे भी दूसरों से ज़्यादा करते थे। फिर इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जिनकी एफिलिएट पे पैसे बहुत ये सवाल, लेकिन रेशो बड़ी कम थी ना बेटा। उस वक्त रेशो बड़ी कम थी। आज तो आम अवेलेबल है ना। देखिए उस वक्त 10 एग्जांपल होंगी, आज 1000 एग्जांपल मौजूद है। हाँ, 1000 एग्जांपल। और उस वक्त बेसिकली एक और चीज़ था कि वो प्रोमिनेंट नहीं होते थे। आज ये नॉमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अब बंदे को तो सामने आना पड़ रहा है इस प्रोडक्ट में। ऐसे ही है, उसको सामने आना पड़ता है, वो सामने आता है। और वो अब पता नहीं ऐसे ऐसे करैक्टर है। मुझे ना सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इनको जब इनके घर वाले देखते होंगे, ये सवाल मुझे भी हमेशा बड़ा ट्रिगर। मैंने तो उन्होंने एक और हल कर लिया ना उसका। उन्होंने आसान हल निकाल लिया, उन्होंने घर वालों को भी बीच में डाल दिया, आ जाओ तुसी भी आइयो, ठीक है। मतलब क्या किसी का नाम ले यार, मतलब सीरियस पर्सनैलिटी, एक अच्छी मतलब हाई प्रोफाइल पे आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तुसी भी ਵਿੱਚ ਆ कोई गंद खोलना शुरू करता है, बजाय से अपने बच्चों को मना करो, आपने भी शुरू कर दिया। तो वो शायद मैं समझता हूँ कोई पैसे का वो फ्लो इतना ज़्यादा नज़र आया है कि उन्होंने कहा ठीक है यार ये भी ओके है। पैसे डेफिनेटली पैसे का फ्लो ही है, मगर ये चीज़ें ना हमें समझ नहीं आती। मेरा ये बिलीव है कि इस वक्त जब हम इन सिचुएशन में होते हैं ना, हमें समझ नहीं आ रही होती, मगर कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है। मैंने ना एक दफ़ा बहुत सारे मुझे एक शौक़ भी था कि बुज़ुर्गों से मिलने का, जिसे हम कहते हैं ना तसव्वुफ़ वाले लोग या बाबे। तो
मुझे ना जब उनसे मिलता है मुझे एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिगर करता था कि जैसे भी बाबे के पास जाते हैं इनके पास अमीर लोग बड़े होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग इनके पास आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल छेड़ा आपने, तो ठीक है। इतने इतने बिलियनियर और यहाँ आके क्यों बैठे होते हैं अंधाधुंध इनके पास? पैसे खर्च करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने एक बाबा जी से पूछा, ठीक है, उन्होंने मुझे यार बड़ा ही मज़ेदार आंसर दिया। बताइए प्लीज। उसने कहा कि यार पुत्र ये ना, कहते मैं अपना बताता हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि ये लोग ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करके आए हैं। ओके, ठीक है, अब वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर गिल्ट की शक्ल में मौजूद है जो उन्हें डराता है। ठीक है, वो डराने की वजह से वो आते हैं बाबियों के पास और उनको बताते हैं कि ये हमें ना, उनको थोड़ी सी भी कोई मसला लाइफ में आता है ना उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। वो आते हैं अपने से सुपीरियर के पास समझ के और उससे पूछते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हों कहने हैं कि यार उत्थे चैरिटी कर दे, ए कर दे, ये खैरात कर दो, ये कर आओ। तो वो जो डर है ना गलत का, वो उनको बाबों के पास लेके आ रहा है। तो मुझे ये पता नहीं है ठीक है कि नहीं, मगर मुझे ये लगता है कि जो भी कोई गलत कर रहा है ना ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ना उसे किसी न किसी डर ने ले लेना है। यार लेकिन अब सब मसला पता क्या है, वो ठीक है आपकी बात, वो तो होना ही होना है, ये तो मतलब ज़ाहिर है अल्लाह का भी एक निज़ाम है। लेकिन उस वक्त तक कोलेट्रल डैमेज इतना बड़ा हो जाना है कि फिर उसकी रिकवरी कोई नहीं, सोसाइटी को उसका रिकवरी कोई नहीं है सर जी। फिर उसकी रिकवरी कैसे करेंगे आप? ठीक है, वो डैमेज इतना बड़ा है। देखें वो एक की वजह से हो सकता है, 2 की, 4 की, 6 हैं, इतने ही है, ये 10 12 20 लोग होंगे, ठीक है, उनकी वजह से। लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी इस वक्त जो है, यंग बच्चा काम करने के लिए तैयार ही नहीं, मेहनत करने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, आप मेहनत के लिए, अब देखें इस वक्त अगर आप अभी कल भी आपके यहाँ जो सेशन था, मैंने वहाँ से पूछा मैं कितने लोगों को जॉब चाहिए, काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैं क्या क्यों नहीं करते, मिलती नहीं है। और मैं कहा भाई मैं पीट रहा हूँ यार, मैं डाइस पे खड़ा हुआ आपको कह रहा हूँ, इस वक्त मेरी एक छोटी सी कंपनी में 8 पोजीशंस अवेलेबल हैं, हम पीट रहे हैं, हमें अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, आप कह रहे हो आपको जॉब नहीं मिलती, तो कसूरवार कौन है? मैं आईटी में सिर्फ बताता हूँ, बाकी फील्ड का क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। 2-3 चीज़ें बता के ना अपने पॉइंट में आऊँगा। मेरा छोटा भाई है, वो अपवर्क के थ्रू वर्डप्रेस का काम पकड़ता है PHP में, ओनली PHP। ठीक है, वो मुझे कहता है कि जितने भी बंदा कोई कहे ना आपको कि जॉब चाहिए मेरे पास भेज दे, फ्रेश हो कोई मसला नहीं, वो उसे भी भेज दें, ठीक है, काम आता है कोई मसला नहीं, फिर भी भेज दें। 1.5 से 2 लाख सैलरी वाला कोई भी बंदा भेज दें, उसे मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगला मेरा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर जिसके आगे बात कर रहा था, थोड़े दिन पहले वो आया मेरे पास, हम बैठे बात कर रहे, कहता है कि यार मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे बंदे चाहिए, अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, बंदे नहीं मिल रहे। जो मिलता है जैसे ही वो ट्रेन होता है वो अपना काम शुरू कर लेता है। ठीक है, तो मसला है। अब मसला फिर कहाँ आता है, उसी ने उसको आपसे पहले एक दिन हमने आईटी के हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना जो, उसमें उसको बुलाया। ठीक है, तो उस सेशन के बाद उसने मुझे फीडबैक दिया, कहता है यार मेरा दिल कर रहा था इन बच्चों को ना मैं गालियाँ निकालूं। मैं क्यों? कहता है कोई 6ठे का है, कोई 7वां सेमेस्टर है, कोई 5वां है। मैंने उनसे पूछा कि जॉब किस किस ने करनी है, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो कहता फिर मैंने ना अपना टॉपिक ही छोड़ दिया, मैंने कहा तुम लोगों को पहले ये जानना है कि तुम आईटी के लोग हो, तुम फ्री, तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है, तुमने जॉब क्रिएट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरल सिर्फ सीखो। इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। असल मसला ही क्या है कि मुझे ये लगता है कि हमने ना पता नहीं कैसे ये माइंडसेट डेवलप कर दिया है कि पढ़ाई का मकसद जो है ना वो जॉब करना। वो दिया ना। अब कल मेरे सेशन में 75 बच्चे थे, तो मैंने वही एक प्रैक्टिस जो होती किसी भी पब्लिक स्पीकर की कि यार पूछ लें कि ऑडियंस किस टाइप की है। मैंने पूछा भाई ई कॉमर्स के कितने लोग हैं, लिटरली सिर्फ 6 हाथ खड़े हुए। अब आई गॉट स्टंट के यार मैं अब ये प्रेजेंटेशन, मैंने पूरे सेशन में प्रेजेंटेशन चलाई ही नहीं। मैं कहा मैं क्या चलाऊँ यार, उसमें ये तो टेक्निकल लिख के लेके आया हूँ, 4 बच्चों को पता है। अब इन 4 को मैं वो टेक्निकल समझाने के चक्कर में बाकी जो 71 है उनका क्या करूँ? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यार वो कहती है हमें पता ही नहीं हम क्यों आए हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जो आईटी में बंदा काम कर रहा है ना, आप बेशक जॉब करें, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं नहीं कहता ये नहीं, मगर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, जिसके पास जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी ना वो उतना ब्रेव होगा, वो उतना कॉन्फिडेंट होगा और उसको उतनी ही अपनी ज़िंदगी आसान लगेगी। मेन चीज़ जो मुझे लगती है ना, हंगर नहीं है सर। बच्चे को बैठे बिठाए 25 साल तक माँ बाप पाल रहे हैं, ठीक है। अब हम वेस्ट को बुरा तो कहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि भाई जैसे ही बच्चा आपका मैट्रिक से पास आउट होता है ना, उसको कहा जाता है जाए जाकर किसी बर्गर शॉप पे काम करें, ऐसे ही है, वो उसकी ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है।
हालांकि उनकी तो सोसाइटी ऐसी कि उनका तो गवर्नमेंट भी उनको फीड कर सकती है बच्चे को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 25 साल तक अगर बच्चा गलती से कुछ इनिशिएटिव ले भी ले तो माँ रोना शुरू करती है, मैं सदके जाऊँ, अब मेरा बच्चा काम करेगा, ठीक है। अब 25-26 साल की एज में जब वो मार्केट में निकलता है वो पक्के दुआने की तरह होता है। अब वो इस तरह है कि भाई 4 दिन रहेगा उसके बाद तो गल जाना है इसमें। वो फिर क्योंकि वो 16 पढ़ के आया होता है, हाँ, तो वो चाहता है कि मुझे वाइट कॉलर जॉब मिले। ईगो भी है फिर। हाँ, ईगो भी। मैं हमारे ना डिपार्टमेंट में जब मैं 2009 की बात है, एक नॉर्वे से ना हमारे जो टीचर थे मुगीजुद्दीन शेख साहब, वो ना इंटरनेशनल स्कॉलर्स को बुलाया करते थे, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल नॉर्वे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर थी, वो आई हुई किसी मौजू पे ना, उनसे बातचीत चल रही वहाँ बैठ के चाय पे। तो पता नहीं मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली भूल गया कि उससे एक बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था, उसमें उसने उससे अगला काउंटर क्वेश्चन किया कि हु पेड योर फ़ी। उसने कहा तुम्हारी फ़ी कौन देता है? उसने कहा जी मेरे पेरेंट्स। तो उसका आगे से जुमला था ना, मैं उस जुमले में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में खो गया। मतलब वाई दे इन्वेस्टिंग ऑन यू। उसने ये नहीं कहा कि वो तुम पे खर्च क्यों कर रहे हैं, उसने इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं इस इन्वेस्ट, मुझे आगे समझ ही नहीं आई कि मैं इसी सवाल में रहा कि उन्हें इन्वेस्ट का वर्ड क्यों किया, कि उनकी नज़र में ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं है। यूरोप टूर पे था तो मैंने ना प्राग में एक चीज़ देखी, और यहाँ के लोगों के लिए तो वो बड़ी अचंभे की बात होगी। वहाँ मैंने जो ये कचरा उठाने वाली गाड़ी है ना, वो लड़कियों को चलाते देखा। मैं सोया हुआ था, हमने एक हॉस्टल लिया था। हॉस्टल कंसेप्ट है कि वो बेड लगे होते हैं शेयरिंग, तो वो लिया, और मेरी आवाज़ वैक्यूम क्लीनर की ना आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने हु आर यू? कहती आई एम अ क्लीनर हेयर। तो मैंने अगला जुमला उर्दू में कहा, मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। मैंने कहा ये तुम जितनी तुम खूबसूरत हो पाकिस्तान में होती तो तुमने तो हाउसवाइफ बन के घर बैठना था। सर मैंने लास्ट टाइम नॉर्वे के अंदर मैंने बल्कि अपने व्लॉग में वो कवर भी किया, तो हम एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे ना कुछ 4 से 5 फीमेल थी और एक मेल था सिर्फ। वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो समर आने वाला था तो वो पौधे लगा रही थी, ठीक है। और मैं हैरान हो गया ये देख के कि यार ये मतलब फीमेल्स पौधे। फिर मैंने उनसे परमिशन लेके व्लॉग बनाया, ठीक है, कि यार देखें हमारे यहाँ मतलब ये चीज़ कहाँ की जाती है। और जो बड़े एनएलसी ट्राले हैं वो लेडीज चला रही हैं, वो लड़कियाँ चला रही हैं। देखिए मैंने ओड से ओड जॉब वहाँ करते देखा है। उनके यहाँ तफरीक नहीं है कि भाई मेल है फीमेल है, काम कर उसका कोई नहीं, काम सबका। अच्छा, ये भी नहीं कि ये ड्यूटी ये करेगी ये करेगी। मुझे मैंने ना वहाँ एक और मेरा बड़ा कंसेप्ट चेंज हुआ। मुझे ना एक था कि जब कोई बंदा गलत कर रहा है ना, ख़ास तौर पे रोड के ऊपर, यानी कि ड्राइविंग में कोई बंदा गलत कर रहा है, उसे फीडबैक ज़रूर दें। हम उसे बताएंगे तो उसे पता चलेगा ना कि वो गलत कर रहा है, उसे एहसास होगा। अब ये मेरा यहाँ इधर देखे देखा किसी को फीडबैक? नहीं, इधर की बात करूँ, मेरा यहाँ फीडबैक ये था, ठीक है। मैं जैसे ही उधर गया यूरोप, तो वहाँ मुझे एक और चीज़ पता चली कि वो कहते हैं जो गलत कर रहा है उसे तो मार्जिन देना है, कि भाई वो गलत कर रहा है, कोई उसकी मजबूरी होगी। हाँ मतलब कि वो क्यों है, वो उनकी इसलिए कि वहाँ गलत किसी ने कभी कभी कर रहा है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। और गलत कर रहा है तो कोई मजबूरी है, ये कंसेप्ट है। मैंने ये सवाल पूछा पॉडकास्ट में नॉर्वे के एक्स जो है ना, जिस तरह यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ उनका अलग ही वो चलता है, तो उनके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ ना अफ्रीकन जो है, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम अफ्रीकन है, वो क्या मिसयूज़ कर रहे हैं सिस्टम का, कि वो एक वाइफ जो है वो ऑन पेपर रखते हैं, वैसे उनकी 3 वाइफ है, उनको वो डाइवोर्स दे देते हैं पेपर में, रियल में नहीं, ठीक है। अब पता नहीं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ सही है या नहीं है, लेकिन उनके कानून को दिखाने के लिए वो एक को साथ रखते हैं और बाकी 3 को डाइवोर्स दे देते हैं, या 2 को डाइवोर्स दे देते हैं, उनको घर मिल जाता है। अब जैसे ही वो डाइवोर्स होगी तो अब वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या जब आप लोगों को पता है कि ये इस तरह करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं इन पर क्रैकडाउन करते हैं? उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उसने आगे से मुझे कहा, आबिद भाई, कि हमें पता है हम इनकी वजह से लॉ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दे आर मैक्सिमम 18-20% पीपल, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 80%? हम उन 80 की वजह से इन 20 को बर्दाश्त करते हैं, तो हम इन 20 की वजह से उनको हिट नहीं कर सकते। सर देखें ना, सोच का फ़र्क है। हालांकि वो एक छोटी सी कम्युनिटी हो, चाहे तो उसको बैन भी कर सकते हो, कहते हैं नहीं हम इनको बैन नहीं करेंगे, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, हो सकता है कभी सुधर जाएँ कभी सुधर जाएँ, लेकिन हम उनको बैन नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ें वही है, ये मुआशरे की ज़ाहिर है तरबियत है। टॉपिक से बाहर टॉपिक से काफ़ी बाहर निकल गए। भाई लास्ट पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चों को मोबाइल से कैसे मना किया जाए या टैबलेट से किस तरह मना किया। बच्चा बाज नहीं आ रहा, ठीक है, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि जितने हमारे स्कूल्स हैं उन्होंने असाइनमेंट्स इस तरह की देनी शुरू कर दी कि वो भी बच्चा डेफिनेटली लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल पे ही करेगा। तो इस पे बच्चा किस तरह से जाए, क्योंकि इसको इनकारी करना इसका वो तो मैं समझता हूँ सोल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा इसको फ़िल्टर किस तरह कर लिया जाए? देखिए, इनकारी करना बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सोल्यूशन नहीं है। हाँ, असल में अगर आपका बच्चा फ्री फायर वगैरह नहीं खेल रहा या कोई और गेम है, पबजी नहीं ठीक खेल है। रहा, और उसके सारी क्लास वाले लोग खेल रहे हैं, उनको हर उस नए करैक्टर का पता है जो वहाँ आ रहा है, हाँ, तो वो क्या करेगा, वो ना फील करेगा शायद मैं इनमें नहीं हूँ, इनसे सबसे नहीं हूँ, कमतरी का शिकार हो सबसे जाएगा। कमतरी का शिकार हो जाएगा। तो उसके लिए सॉरी, बड़ा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हों, मगर आप उसको दो चीज़ें सिखाएं। एक टाइम कि उसने कब क्या करना है, दूसरा टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल सही। उसे सिखाया जाए। उसे खुद कहें कि यार ये करके दिखाओ, जो भी टाइम है ना उसको कुछ ना कुछ नया करने का, क्योंकि बच्चों की ना पर्सनैलिटी के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो उस एलिमेंट को आप भी यूज़ करें और उसे खुद बता दें कि ये करो। अच्छा, ये थोड़ा सा मैच्योर बच्चा तो कर लेगा, ठीक है, बड़ी क्लासों को खास तौर पे आजकल तो माएँ खाना ही उसी पे खिला रही है ना कि सामने वीडियो लगी है और तभी नवाला अंदर जा रहा है। ये अब टोडलर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके लिए वैसे बड़ी अच्छी जो है ना वो वीडियोस आ गई हैं बच्चों को सिखाने के लिए। जोलीफोनिक्स हैं और इस तरह की काफ़ी अच्छी, इस तरह की कोई चीज़ अगर आप दिखा रहे हैं, इट्स गुड टू गो। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके बच्चों ने इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज, हमारे लिए एक थर्ड लैंग्वेज है, वो वीडियो से सीखी है। ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरीके से कई लोगों ने हिंदी सीखी है, कई बच्चे अब हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। एक हद तक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें आप छोटे बच्चे को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना कि आप उसको क्या दिखाएं, उसको तो क्या दिखाएं वो फिर आप खुद प्लान करें। अच्छा, इसमें बल्कि एक और मशवरा ये भी नहीं है कि बल्कि आप इस पर सेकेंड कीजिएगा कि आपकी जो डिवाइस है उसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, आपका इंस्टा है या आपका इवन टिकटॉक, आप एल्गोरिदम को ट्रेन करें इस तरह से। उसमें क्या है, वो बड़े बच्चों के लिए है कि जो आपका बच्चा है जो आपकी प्रेजेंस के बगैर मोबाइल यूज़ कर रहा है। सही। छोटे बच्चों को तो मोबाइल ऑन करके चीज़ लगा के किड भी लगा देंगे तो वो चल जाएगा, यूट्यूब किड। मगर जो बच्चा बड़ा हो गया ना, जिसने खुद देख लेना है इस पर कौन कौन सी ऐप है, उसके लिए मेरा ये है कि आप सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है, आपने जो देखा होगा ना उस तरह की चीज़ें उसे सजेशन में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है। आप अगर फेसबुक वॉच पे जाके मूवीज़ देखते हैं तो उसको मूवीज़ आएंगी, सॉन्ग्स देखते हैं सॉन्ग्स आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अगर कुछ और देख रहे हैं तो उसको भी उस तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो ये देखें कि जो मोबाइल बच्चों की एक्सेस में दे रहे हैं उस मोबाइल पे आप कुछ ऐसा ना देखें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना देखें। अगर आपके सामने आए भी तो उसे बिल्कुल ऐसे इग्नोर करें जैसे आपने देखा ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो वो कुछ दिन बाद आना बंद हो जाएगा। एल्गोरिदम उसको लाएगा ही नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम देखेगा क्या। मैंने इसको बड़ा एक मैनेज किया हुआ है। मैं अब मैच देखना हो ना, ठीक है, तो मैं टिकटॉक, अच्छा, मुझे थोड़ा क्रिकेट के क्लिप्स देखने का शौक होता है तो मैं वो टिकटॉक पे देखता हूँ। मैंने कोई लर्निंग कंटेंट देखना, उसके लिए यूट्यूब है। बिल्कुल सही है। मुझे मूवीज़ देखने का शौक है, पूरी मूवीज़ तो मैं मोबाइल पे नहीं देख पाता, तो मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं फेसबुक वॉच में मूवी के क्लिप देख लेते हैं। ठीक है। अब मेरे ये सारे डिफाइन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपनी चीज़ें की हुई हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि मुझे पता है कि इस वक्त मेरा मूड क्या है, मैं कुछ सीखने के मूड में हूँ, मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा तो आपके पास कंटेंट ही वैसा आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से उसी यूट्यूब पे जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास कंटेंट उससे रिलेटेड आएगा जिस तरह की चीज़ें मैं वहाँ देख रहा हूँ। ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट आएगा या मेरे पास सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। यूट्यूब मेरे पास सबसे ज़्यादा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के जो ऑफिशियल चैनल हैं उनका कंटेंट आ रहा होगा। सही। तो वो आ रहा होगा। जैसे ही मैं फेसबुक वॉच में जाऊँगा मेरे पास मूवी के क्लिप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से अपने मोबाइल के हर प्लेटफॉर्म को समझा दें कि आप क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको वही आएगा। उससे ना आपको दो बड़े मेजर फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि अगर आपका मोबाइल बच्चे के हाथ में जा रहा है, उसके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं कि ना आए। दूसरा ये होगा कि आपकी अपनी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। कि आप, क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी लोग IT में काम करें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है
वो डिट्रैक्शन है। हाँ, जो हम सही है। डिट्रैक हो जाते हैं कि हम काम करने के लिए बैठे हैं, सामने हमारे पास एक फ़ौरन कोई ट्रेंडिंग वीडियो आ गई है, हम वो देखने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, नया एक कोई स्कैंडल आ गया, हम वो देखने लग जाएंगे। और उसी से ठीक है। रिलेटेड फिर सर आपके फिर पास भर उससे जाती है हाँ वो भर वाला आपके। जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसके लिए अगर आपने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया होगा, तो जब आप लर्निंग के लिए यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सिर्फ लर्निंग की चीज़ें ही Learning नज़र का आ रही होंगी, content आप कहीं और डिट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे बहुत बेहतरीन तरीका ये लगता है। नहीं ये बड़ी वैलिड आपने सजेशन दी कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स को ही उसी तरह से और है भी ऐसा, इन सब प्लेटफॉर्म की भी अपनी अपनी अफादियत है। अपनी कोई अपनी लर्निंग के लिए कोई बना हुआ है, learning- कोई शॉर्ट कंटेंट है, कोई लॉन्ग कंटेंट के लिए। है। और दूसरा, बच्चों के हवाले से मैं एक और चीज़ कहूँगा कि बच्चों को ना ट्रेन करें। ट्रेन कैसे करना है? मसलन आप कहें आज, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका बच्चा 5 से लेके 8वीं क्लास के दरमियान है, ठीक है, तो आप उसे कहें कि यार मुझे ना ये जानना है कि दुनिया में सबसे महंगी कार्स कौन सी हैं, जरा देख के तो बताना। और वो देख के बताए, फिर आप उसको अप्रिशिएट करें, यार बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। मेरा एक बेटा इस वक्त 8वीं क्लास में है, उससे दुनिया की किसी कार का पूछ ले, उसे पता है। आप उसको गन्स का पूछ लें, उसे पता है। सही। वो उसके नाम देख के, मुझे नहीं आगे नाम देख के बता देगा। कोई नई कार आ रही है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो उसको पता है। सही। ठीक है, तो मैं क्यों पता है, मैं उसको एवं फजूल क्वेश्चन, मुझे हालांकि इंटरेस्ट नहीं भी होगा, मैं उसे कहूँगा यार ये देख के तो बताना। कि वो मोबाइल देख रहा है, मैंने उसे कहना तो उसका रिसर्च और लर्निंग एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा। मैंने एक दिन उसे कहा कि यार जो तुम चैनल 5 देखते हो ना बेहतरीन, वो मुझे ज़रा लिस्ट बना के दो, दिखाओ कौन कौन से हैं। उसने मुझे 4 चैनल दिखाए, मैं कहा 5वां नहीं मिल रहा। कहते, मैंने कहा यार लिस्ट तो मुकम्मल करनी है, 5वां भी दो। कहता अच्छा 5वां तुसी दे दो। मैंने एक उसे दिया, उसके कोई 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। कहते बस इतने सब्सक्राइबर वाला मैं लिखूं? मैं ऐसे, मैंने कहा बाकी दिखाना। मैंने बाकी देखे कोई 20 मिलियन, अच्छा 30 मिलियन। तो मैं उनका कंटेंट देखा, व्लॉग था, कोई मोटिवेशनल था, तो इस तरह कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। तो बच्चों के पास तो बहुत ऑप्शन है। वो उनकी जो मेंटालिटी है ना, वो हमसे क्वाइट डिफरेंट है इन चीज़ों में। और वो वैसे भी देखे ना, वही आपने जो शुरू में बात की, क्लास में सारा कुछ डिस्कस हो रहा होता है भजन। आजकल क्लास में हर चीज़ें ये डिस्कस हो रही हैं, और वहाँ से वो जो चीज़ लेके आएगा, अगर आप उस पर बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे तो कहीं ना कहीं या तो एहसास कमतरी हो जाएगा, या वो चोरी चकारी देखना शुरू कर देगा। वो वेंट आउट नहीं ना कर, वो उसे पता, उसे लगेगा मैं इस जिस क्लास में बैठा हूँ उसका नहीं हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं इस क्लास से मेरा, वो उससे अपने आप को सेपरेट फील करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके साथ रहने के लिए देखिए, ये पीयर प्रेशर जो है ना, मुझे ये लगता है, मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा प्रेशर पीयर प्रेशर है। ऑफ कोर्स सर ये है, और इसकी वजह से देखें ना अभी, मतलब पीछे 1-2 डेथ भी हुई है सिर्फ इसी वजह से। उसके जो पीछे रीज़न थी वो यही थी कि और तो कोई इशू नहीं था। एनीवे सर, ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का तरीका यही है कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको साथ अडॉप्ट करो, और जो अच्छी चीज़ें खासतौर पर उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, उससे आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। हम प्रोफेशनल्स की देखें ना लाइफ, अगर हम पिछले 1 साल को देख लें, जो एआई ने हमारे साथ किया है, ठीक है, उसमें जो लोग लूज़र थे उन्होंने कहा यार जॉबें चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जिन्होंने उसको ओपन हार्टेडली वेलकम किया, हमारे अब देखें काम कितने आसान हो गए, बहुत आसान हो गए। तो उसको ओपन हार्टेडली हमने मानना है, हर चीज़ को नहीं मानेंगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको, आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब होगी। अब एआई की बात है, मैं एक छोटा सा केस स्टडी बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ना, कोई भी पोस्ट ही करनी है ना, एक एग्जांपल ऐसे ही है, पोस्ट भी कर लेगा, ऐड भी लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा, मगर डिफरेंट कहाँ आएगा? जो आपको रिज़ल्ट आ रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स की बेस पे आप अगला क्या करते हैं, हाँ, या उनको कैसे चूज़ करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो ई-कॉमर्स का एक काम कर रहे हैं, तो हम बैठ के जब बातचीत करते हैं, तो मैंने उसको एक दिन कहा कि मुझे ना अपना पिछले 5 साल का डाटा दे दो सारा। सही। उसने मुझे एक एक्सेल की फाइल में ना अपने सारे क्लाइंट्स का डाटा भेज दिया, जो वो एक शीट मेंटेन करते थे, जो मैंने ना उसको ज़रा फ़िल्टर वगैरह लगाए। मैंने देखा कि उसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है ना पिछले 1 साल में, वो जामशोरो यूनिवर्सिटी से आए हैं। ठीक है। मैंने उसे कहा कि यार जामशोरो यूनिवर्सिटी में ये तुम्हारी 3 प्रोडक्ट बड़ी सेल होती हैं, इनका एक पैक बनाओ, बंडल बना दो, बंडल बना के पैक, इसका ऐड लगा दो, और सिर्फ जामशोरो को लगा दो। ठीक है। उसकी सेल बढ़ गई। वो क्या था कि उसको पता नहीं था कि ये जो अपने डेटा को क्रंच नहीं किया हुआ था, क्रंच नहीं किया, डाटे को देखें, एनालाइज करें, और ये एआई से तो बड़ा ही आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो इस तरह की, बल्कि इस तरह की आपके पास बड़ी एग्जांपल्स होंगी कि यार डाटा को यूज़ करें।
अब भाई हम तो अभी देखें ना, हम कहते हैं जी व्हील रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाईजान। देखें एक ये कप अगर बिक रहा है ना एक जगह पे, आपके पास टूल्स मौजूद हैं, इन टूल्स की हेल्प लें। क्योंकि देखें जो आप चीज़ सोच रहे हैं ना, आप सिर्फ अपने स्पेक्ट्रम में रहते हुए सोच रहे हैं, ये टूल आपके स्पेक्ट्रम में नहीं सोच रहा। इसके पास मिलियन और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, ये उसके हिसाब से आपको एक डेटा निकाल के दे रहा है। उस डेटा के अंदर आप बेहतरी जो कर सकते हैं अपने लेवल पे ज़रूर कीजिए, इसको लॉन्च करें ना भजन। क्या ज़रूरत है कि वो नया सोचने की, नहीं पहले कप इंजदा नहीं इंजदा होना चाहिए था। क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने एक ब्रांड खड़ा करना है, ठीक है। और ख़ासतौर पे जो आजकल हम लॉन्चेस कर रहे हैं वो निश बेस जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ आपके पास पॉडकास्ट पे आने से पहले, तो वहाँ पे भी यही डिस्कशन हो रही थी कि यार हमारे पास ऑलरेडी ये जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इन पे क्या काम किया जाए, ठीक है। मैंने कहा यार इस तरह एक निश मैंने उनको बताई, मैंने कहा इस पर काम किया जाए। उन्होंने कहा यार ज़बरदस्त है ये, ठीक है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, जब हमारे पास डेटा नहीं होता था तो हम हवा में बातें करते थे। जैसे ये अब्बा जी ने कहा ये बिक जाएगा, दादाजी ने कहा बिक जाएगा, अपना दिल कर रहा है बिक जाएगा, वो दिल की सुनते थे हम। अब हम दिल की सुनने की ज़रूरत नहीं है, डेटा मौजूद है। और ख़ास तौर पे जिन मार्केट्स में हम काम करें, हम देखें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जितने भी रिसर्च कर लें, हमारी जो समझने की, सोचने की, एसोसिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं हो सकती जो एक अमेरिकन की अमेरिका में बैठे हुए की है, ठीक है। तो हम उनके पास काम करने जा रहे हैं ना, तो उनकी चीज़ें जब यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करनी है तो उन टूल्स का ही सहारा ले जो उन्हीं के डेटा निकाल के दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक और मैं इसमें डाटा को समझने के लिए एक और तरीका बड़ा अच्छा है। आपको 20-25 हज़ार रुपये लगा के ना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं आपने 5 प्रोडक्ट्स सोची हैं कि यार इनमें से देखने कौन सी चलती हैं। आपने प्रोडक्ट्स बाय नहीं करनी, हाँ बिल्कुल सही है, आपने सीधा उनका ऐड लगा देना है, ठीक है। 10-10 हज़ार के ऐड लगा दें सब पे, देख लें किसके ऐड ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसको ले आए। एक हो सकता है, आपको ऐड से आइडिया हो जाएगा। सही। डेफिनेटली ये 100% नहीं है, मगर आपको पता चलेगा यार जिस चीज़ के आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसका कस्टमर बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे आप कोई 8-10-15 वेबसाइट्स खंगालें और उन पे ईमेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। आपके पास ऑर्डर नंबर आएगा, अगले दिन फिर कर दें। जब ऑर्डर नंबर प्लेस करेंगे और दोनों ऑर्डर का देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा कि इनके एक दिन में कितने ऑर्डर गए हैं। क्यों ये सिस्टमेटिक है, मोस्टली लोगों ने मोस्टली रैंडमाइज नहीं होता है, ठीक है, रैंडम नहीं होते, वो एक पैटर्न में चल रहे होते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इतने में आप उसमें यहाँ पे एक सॉर्ट आउट प्रॉब्लम करें। है उसमें देखिए कुछ कंपनीज जो हैं वो हर प्रोडक्ट को अलग उन्होंने कोड दिया होता है ऑर्डर्स का, यहाँ तो बड़े अच्छे से पता चल गया। ये मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होगा कि मोस्टली यहाँ जितने भी काम कर रहे हैं ना वो एक नीश में काम कर रहे हैं। हाँ जी, एक नीश के अंदर जो है ना वो एक तरतीब से है, बिल्कुल। वो ऑर्डर नंबर जो शॉपिफाई है वो भी तरतीब से दे रहा है, जो वो कॉमर्स है वो भी तरतीब से दे रहा है। तो दोनों मोस्टली यही यूज है। उससे क्या आपको आइडिया हो जाता है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। उसमें ये भी आप कर सकते हैं, आप सिर्फ शॉपिफाई की वेबसाइट्स देख लें। हाँ बिल्कुल, एक फिर उसमें फेसबुक एड सेंटर से जाके एड्स देख लें वो कहाँ ऐड लगाते हैं, ठीक है, कुछ भी ना सारा कुछ आपको पता चल जाता है। उसको रीइन्वेंट कर दें वही दोबारा। अच्छा इसमें ना बल्कि मैं ये तो एक हो गया जब आपने कर लिया, इससे पहले मैं कहता हूँ कि अगर आपने कुछ इन्वेंशन करनी है ना, आप अपनी सोर्सिंग पे काम करें। हाँ, क्योंकि सोर्सिंग पिलर है इस पूरी की पूरी डोमेन का। जो ई कॉमर्स में हमारी सोर्सिंग जो है वो पिलर है। आपकी प्रोडक्ट जितने अच्छे से सोर्स होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी में सोर्स करेंगे, जितनी सस्ती, हाँ सस्ती करेंगे, उतना ही आप माइलेज ले सकते हैं अगले से। तो ये कोड एक आपने क्रैक करना होता है। जब आपके पास ये कोड क्रैक हो जाए, फिर आपके पास देखिए अगर आपने अच्छी प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के साथ सोर्स की है, तो जो प्राइस यहाँ से आपने थोड़ी सेव की है वो आपको मार्केटिंग एड्स के ऊपर आपके जो है ना माइलेज मिलता है, वहाँ आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अभी जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे थे, लास्ट पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो इस वक्त मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे ठीक है आप व्लॉगर भी हैं, उसमें सब कुछ आ जाते हैं। एक तो हमने बात की ना टिकटॉक के ऊपर, एक पर्सनल लेवल पे भी इस वक्त जो अगर मैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर भी बात करूं तो हम ब्रांड किस तरह लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ 6 महीने का डेटा आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जिस मर्जी टाइप की आप ऐड चला लें, उनके वो रिजल्ट्स नहीं है जो आपकी वीडियो एड्स के हैं। तो सबसे पहले आप अपना, जिससे मैं आपको ऑफ कैमरा बताया था कि भी एक रिसेंटली हमने ब्यूटी का ब्रांड लॉन्च किया, तो उसमें हमने उसकी एड्स चलाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट हुई हमारे टीम की आपस में कि हमने कुछ लोगों ने कहा नहीं जी एड्स चलाते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी इन्फ्लुएंसर पहले ऑनबोर्ड करें, उससे वीडियो बनवाएं और उस पर ऐड चलाएं।
खैर हमने दोनों को राज़ी कर लिया, हमने को 2-4 इन्फ्लुएंसर भी ले लिए, वो भी कर लिए, और वही बात हुई कि इन्फ्लुएंसर वाली जो ऐड पे हमें रिजल्ट आए हैं मैजिकल होता है जो डेफिनेटली। दूसरे रिजल्ट्स आए हैं ठीक है आए वहाँ से भी, लेकिन वो इतने मज़ेदार नहीं, उनकी मतलब कन्वर्जन बहुत हाई पड़ी हमें। तो इस वक्त इन्फ्लुएंसर जो है जहाँ पे वो एक ठीक है अपनी डे टू डे लाइफ में वीडियोस बना रहा है, व्लॉग बना रहा है या कोई पॉडकास्ट कर रहा है, उसके साथ साथ वो इस डोमेन में आके यहाँ से एक पैसे की अर्निंग भी, उनकी एक वेन्यू ओपन हो गया, और दूसरा साथ साथ ये है कि जो ब्रांड्स है उनको भी सस्ते में एक इन्फ्लुएंसर भी मिल गया। तो आपका क्या ख्याल है इस पे, आपने कोई प्रैक्टिकल किया? मैं इसमें ना आपको एक बड़ा ही मज़ेदार केस बताऊँ। एक मेरे जानने वाले हैं, वो एक प्रोडक्ट सेल करते हैं और ख़ुद वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है उसी डोमेन में है, सही, अपनी डोमेन की ही वो इन्फ्लुएंसर हैं और वही प्रोडक्ट भी बेचते हैं। वो ऐड लगाते हैं तो उनकी ऑर्डर आते हैं कोई दिन के 50-60। वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, 150 ऑर्डर आते हैं। क्या बात है। तो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें ये कि थोड़ा सा इसमें जो आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, इसमें जो आपका बाउंस रेट है ना वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि वो पर्सनलाइजेशन आ जाती है ना कि उस इन्फ्लुएंसर की वजह से वो प्रोडक्ट जा रही है आपकी। वो खुद इन्फ्लुएंसर है, वो कह रहे हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ कि इससे ये जो काम होगा ये ज़रूर होगा, तो वो होता है। सवाल है ये काफ़ी सारे बिजनेसेस जहाँ पे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वहाँ पे कुछ बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अब ख़ास तौर पे अगर बात करें, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी अपने ही चेहरे या आपके अपने काम को ही दिखा के आप उसको आगे बिजनेस ले सकते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसा वेडिंग वाले हैं, ठीक है, वेडिंग इवेंट्स कवर करते हैं जो फोटोग्राफर है हमारे, जिस तरह ये हमारी टीम भी है, ठीक है, ये सवाल बल्कि इन्हीं की तरफ से है कि ये अपनी जब ऐड चलाते हैं मेटा के ऊपर, अपनी ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे डेफिनेटली ऑडियंस सीरियस नहीं है, इंस्टा इनके लिए सबसे स्वीट स्पॉट है। इंस्टा पे जब ये ऐड चलाते हैं बहुत सारे लोग देखते ज़रूर हैं बट कन्वर्जन उस तरह से नहीं है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी कन्वर्जन उस तरह से नहीं आ रही और उनके पास और कोई वेन्यू भी नहीं है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इस पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें ना मैंने एक दोस्त है, वो फोटोग्राफर है और ये वेडिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ हमने काम किया था। ठीक है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। इसमें मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस नीश में ना आपने 2 चीज़ें करनी होती है। पहली, आपने कम्युनिटी को बताना है कि मुझे ये काम आता है, ठीक है, बिल्कुल सही, कि जिस दिन उसकी ज़रूरत हो, हाँ, उस दिन नहीं बताना, उससे पहले बताना है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल आप हो सकें उसको। और दूसरे नंबर पे कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप नया क्या कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अब मेरा उस दोस्त ने एक आइडिया एक दिन किया, उसको काम कर रहा था वो बेसिकली BNU का ग्रेजुएट है, तो उन दिनों पढ़ रहा था, कहता पैसे चाहिए, तो उसने ना एक आइडिया निकाला, उसने ना कहा कि कपल फ़ोटोशूट करते हैं दोबारा से। ठीक है, उसका ऐड बनाया और पोस्ट कर दिया कि आपकी शादी पहले की हो चुकी हुई है बेशक, ठीक है, आप दोबारा फ़ोटोशूट करवाएं। ओके, बड़ा चला उसे, मतलब दोबारा ग्रूम और ब्राइड बने आप? ब्राइड बने, और उसने उसको पूरा पैकेज दिया। एक मेकअप वाले से बात की, ठीक है, वो दोनों का मेकअप पहले करते हैं, फिर एक वेन्यू लिया हुआ, उससे बात की थी, वेन्यू भी उसका अपना, हर चीज़ करके उसने किया। फिर उसने एक दफ़ा बच्चों का चला दिया ऐड बना के, ओके, कि आपका न्यू बॉर्न बेबी है, फ़ोटोशूट करवाएं। तो मतलब सोल्यूशन यही कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होगा। है। असल में आपने रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में, शायद बाहर भी ऐसा ही होता होगा, इस तरह का काम ना जानने वाले को मिलता है। और ये है भी बड़ा टची पॉइंट है ना, आपने पूरा ज़ाहिर है आपका जो पूरा घराना आपका उसके ऊपर है। तो उसमें ये काम आपने जानने वाले को देना है, तो आपने उसका जानने वाला बनना है। और जानने वाला बनने के लिए स्ट्रैटेजीज करें, इसमें कन्वर्जन के लिए ना करें। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप बस ये करें कि उसके साथ मेरी जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। आपकी बात से मुझे यहाँ पे जो नतीजा निकलता है वो ये है कि लेट्स से कि आपने नए क्लाइंट को भी अगर टारगेट करना है तो वो इस तरह से आपकी वीडियोस बने या आपकी जो एड्स जा रही हैं वो इस तरह से जाएं कि एक नए देखने वाले को भी लगे कि यार हाँ ये तो आपके साथ ना एक फैमिली मेंबर की तरह काम कर रहे हैं और आपके साथ जेलअप हो रहा है। एक तो ये काम करें, दूसरा उनको कनेक्ट पहले से करें किसी भी तरीके से। देखिए हर बंदे को चाहिए तो ज़रूर, ऐसे ही है, बिल्कुल। और उन्होंने अपने जानने वाले को ही कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको के साथ इन हो। अच्छा, ऐसी कोई सर्विस, सोशल मीडिया ख्याल में सर्विस जो बिकेगी वो कोई ऐसी बिकेगी कोई नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, तो वो जो कोई नहीं कर रहा ना, उस तरह का कोई आइडिया लेके आए वक्त और उस सीज़न के मुताबिक का, ठीक है, यानी कि आज इस वक्त क्या चलेगा ये देखें, कोई नई इनोवेशन कोई नए इनोवेशन लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में सीजन्स डिफरेंट चल रहे होते हैं। शादी का सीज़न है तो उन दिनों शादी के काम वैसे ही हर एक के पास बहुत होता है, ठीक है। दूसरे कुछ सीज़न है उस दिन शादी का काम नहीं चल रहा, तो आप ये प्लान कर लें
कि जी आपकी शादी दोबारा कराते हैं। हम्म। हाँ, कर नहीं दें नहीं, ये चल भी रहा है, बिल्कुल सही है, तो एक भी नया आइडिया चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ये भी नहीं चल रहा तो ले आए बच्चों को फ़ोटोशूट करवा दें, हाँ ठीक है, बच्चों को एक नई एल्बम बनाएं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और कुछ तो आपके पास काम नहीं आएगा। कुछ एक और करें, एक वॉल अच्छी सी तैयार करवाएं और उसका एक डिज़ाइन यानी कि फ़ोटोशॉप पे ही जी। वो कहें कि आपका एक हम फैमिली ट्री इस तरह का बना के देते हैं आपको। उसके लिए डेफिनेटली आना पड़ेगा, फ़ोटोशूट करवाना पड़ेगा, फिर वो हर फुल पैकेज दें। बिल्कुल सही है। मुझे ये मेरी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है कि हमेशा पैकेजिंग बिकती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यूफोन पैकेज लेके आया, हाँ, वो सबको अडॉप्ट करना अन्नी पड़ा। डाल दी हाँ, उसने। आप जहाँ भी देखेंगे आपको मिलेगा वो एक पैकेज सेल होता है, पूरा एक पैकेज सेल करे। और बंडल में एज ए सेलर आपके लिए ज़्यादा विन विन है, ठीक है। सेल जो बायर है उसको तो मिल ही रही है, उसको वैल्यू तो मिल मिल रही है, रही लेकिन आपके लिए कि देखें जहाँ आपने एक प्रोडक्ट बेचनी थी, आपने चार प्रोडक्ट product, उतनी ही कॉस्ट में बेच दी उतनी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो इसमें डेफिनेटली फ़ायदा तो है बिल्कुल। फ़ायदा भी है और दूसरा ये कि उसको कस्टमर का ये फ़ायदा है, उसको वन स्टॉप सोल्यूशन हाँ, एक आजकल तो वैसे एक माइंडसेट भी हो चुका हुआ है हाँ। कि मतलब हर बंदा चाहता है यार एक ही जगह से सारा कुछ एक ही मिल जगह जाए, से सब कुछ तो मिले। उसमें ये आसानी है आपके लिए। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नए नए आइडिया सोचे। और असल चीज़, अच्छा इस बिजनेस में असल चीज़ रिलेशन है। ऐसे ही है बिल्कुल, जितने ये आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना रिलेशन बड़ा होगा, हाँ ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, पर्सनलाइजेशन। हाँ, और फिर बार बार उन तक पहुँचना है। देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया हमें पता है कहाँ हेल्प करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको रीच देता है। ऐसे ही अच्छा है। कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं ना, देखें मैं एक एग्जांपल है, मैंने 2000 की एक प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने एक ब्रश खरीदना है, हाँ। उसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ रिलेशन यहाँ ऐसे नहीं ही है। ऐसे ही है। मगर अगर मैंने फ़ोटोशूट करवाना है, मैंने अपनी शादी का फंक्शन अरेंज करवाना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ मुझे उसके साथ 1 to 1 अपना रिलेशन बिल्ड करवाना है पहले बिल्कुल कि यार ऐसे ये ही है। ठीक भी करेगा कि नहीं। ऐसे ही है। मेरे 5000 तरह के कंसर्न्स हैं, तो जो उन कंसर्न्स को मीट कर रहा होगा या जिसने पहले से ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, मैं उससे करवाऊंगा। अच्छा अब भाई आजकल हमने अक्सर देखा है कि जब यूट्यूब पे ख़ास तौर पे बात करूँगा कि जैसे ही हम किसी भी वीडियो के ऊपर जाते हैं तो जो जिसको हम पिलर कहते हैं, जान कहते हैं वीडियो की, वो होती है थंबनेल आपकी, ठीक है। थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, फिर कुछ लोग अगर डिस्क्रिप्शन में भी जाते हैं तो इसमें बहुत सारे इस वक्त क्रिएटर जो है ना वो लोगों के साथ खेल रहे हैं। वो किस तरह से कि ऊपर तो कुछ इस तरह का सनसनीखेज लगाया होगा कि ना चाहते हुए भी दिल करेगा उस वीडियो को ओपन करने में, लेकिन जब आप वीडियो के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें और नज़र आती हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि उस क्रिएटर की कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पोजीशनिंग है वो डैमेज नहीं करती? अच्छा, इसमें ना आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। मैं यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो बेशक आप क्लिक बेट भी करें तो फिर भी ठीक है। मैं ये कहूँगा वो क्या है, पहली चीज़ है थंबनेल ठीक की है। 2 खसूसियत होंगी। पहली ये होगी कि वो जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना वो आपको रोक ले। हाँ दूसरा होगी, दूसरे फिर उसके साथ एक और एलिमेंट आएगा, एक थंबनेल और नीचे टाइटल, वो दोनों मिलके कम्बिनेशन करेंगे क्लिक करने पे कि वो क्लिक करे। क्लिक करके बंदा वीडियो पे चला जाएगा। फिर आगे 3 कम्बिनेशन आएंगे, थंबनेल, टाइटल और पहले 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड। ठीक है बिल्कुल। अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी आपस में केमिस्ट्री है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर तो बंदा वीडियो देख लेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल वो सही। देख ले। अगर नहीं है तो वो वाइप आउट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो वीडियो नहीं देखेगा। अब आपको भी पता है थंबनेल पे क्लिक को हम कहते हैं CTR, हाँ और जो बंदे ने क्लिक करके वीडियो देखनी शुरू कर दी, एवरेज वॉच टाइम, अगर इनकी रेशो ख़राब होना शुरू हो गई तो क्या होगा, वीडियो डाउन होती जाएगी, उसके इंप्रेशन मिलना बंद हो जाएंगे। इंप्रेशन मिलना बंद हो जाएंगे तो डंप हो जाएगी वीडियो। तो हमने ये जो वॉच टाइम की रेशो है वो बढ़ानी होती है और CTR बढ़ाना होता है। CTR बढ़ाने के लिए आप क्लिक बेट तो यूज़ कर लेंगे, मगर आगे जाके अगर वो ठीक ना हुई, यानी कि उसके अगले कंटेंट ने यूज़र को इंगेज ना कर पाया, तो वो चला जाएगा। ऐसे ही है। वो चला जाएगा तो एवरेज वॉच टाइम कम हो जाएगी। वो कहेगा ये वीडियो, इस पे यूज़र तो ये किस तरीके से लेके आ रहा है, मगर यूज़र स्टे नहीं कर रहा। यूट्यूब की ज़रूरत क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म की नीड ये है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी ऐप के ऊपर कोई क्लाइंट आ गया, कोई बंदा व्यूवर आ गया है, अब वो जाए ना। हाँ उस ना जाएगी के लिए उसने उसको रिलेटेड कंटेंट दिखाना है। बिल्कुल। तो अगर आपके कंटेंट के ऊपर यूज़र स्टे नहीं ना कर रहा तो वो आगे से नहीं दिखाएगा लोगों नहीं को। दिखाएगा, ऐसे ही है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करें। अब अगर आप क्लिक बेट कर रहे हैं, अच्छा मैंने कुछ क्लिक बेट देखे हैं, मुझे उनका बड़ा मज़ा आता है। वो क्या है, क्लिक बेट किया हुआ है मगर उसका पहले जो चीज़ है ना, पहले 20 से 30 सेकंड है, वो भी उससे रिलेटेड है। अब लेकिन देखें ये है फॉर्मूला, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये है फॉर्मूला जो आपने बताया। अब ये जो क्रिएटर है, मैंने कई क्रिएटर्स को देखा, खास तौर पे ये जो बताते हैं जी ऑनलाइन $1000 कैसे कमाएं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो इन तीनों का मसाला कर लेते हैं। शुरू के 30 सेकंड भी उनके अच्छे होते हैं, हाँ,
टाइटल मैं बड़ा उन्हीं की प्यारा बात लगाया हुआ मैं है। ये कहना नहीं चाह रहा था, ये उन्हीं की बात है, ये अब ठीक हो गया। मगर उनका क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, पाकिस्तान में एक और छोटा सा मसला है। मैंने एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है गोरों की वीडियोस देख देख के। मैं ना जब इधर वीडियो देखता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ। ये आधे घंटे की तो तमहीद करते हैं। वो कहेगा कि मैं आज आपको बताऊँगा कि आपने ये चाय कैसे बनानी है, इसके लिए आपने चीनी, दूध, पत्ती, ये चीज़ें लेनी है डायरेक्ट। कोई तमहीद नहीं, कोई कुछ नहीं कि ये वीडियो आपने ना देखी तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप पैसे नहीं कमा सकते, ये उस तरह की कोई बात नहीं ऐसे ही है। है। हमारा यूज़र अल्टीमेटली मेच्योर होगा, वो इनका कंटेंट देखना बंद कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्टीमेट होगा ना, अभी नहीं है इतना व्यूवर, अभी इतना मेच्योर नहीं है ना, उसको नहीं पता इन चीज़ों का। मगर आहिस्ता 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 वो मेच्योर हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट क्रिएटर भी कुछ ऐसे आना शुरू हो जाएंगे जो ये काम नहीं करेंगे, ऐसे ही है। तो वो ऑडियंस उधर शिफ्ट हो जाएगी। अब अभी क्योंकि नीश खाली है, जगह खाली है, तो ये देखी जा रही है। अब ऑनेस्टली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख लें, अगर आपको वो 10 सेकंड की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ निकालनी है, तो उसके लिए आपको 8-10 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें होता क्या है, या तो फॉरवर्ड करते हैं या 2x पे देखनी पड़ती है। 2x पे, हाँ 2x पे देखनी पड़ती है। और इतना ड्रैग करते हैं। हाँ, मगर आप यकीन लस्सी माने, पूरी फुल टाइम लस्सी करते हैं जनाब वो तो। आप किसी अंग्रेज की वीडियो देख लें, टू दी नहीं, पॉइंट, टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट रहता है। ठीक है, वो कभी भी वो घसीटेगा नहीं आपको। घसीटेगा नहीं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होता है। असल में जब आप घसीट नहीं ना रहे, अब जो चैप्टर्स आ गए हैं, हाँ, जब आप गूगल सर्च में करते हैं तो चैप्टर डायरेक्ट आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। वो आपका ऐसे टाइटल जो है ना रैंक हो जाता वो है। आ जाएगा। मगर उसके लिए आपको एग्जैक्टली चीज़ ठीक देनी होनी पड़ेगी, चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। वो ज़रूरी हो जाएगा। तो इसके लिए और आप क्या चीज़ें समझते हैं कि जिससे आपकी वीडियो, समटाइम होता है बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं क्रिएटर्स, बेचारों की वीडियो नहीं वायरल अच्छा, होती। ये ना साइंस हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। यूज़र बेसिकली यूज़र का बिहेवियर है ना। हाँ, हम जिस कंटेंट पर बड़ी मेहनत करेंगे, मैं आप कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं, अच्छा कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उन दिनों में पता होता है कि इन दिनों में ना व्यूवरशिप कम होनी है। ठीक है। तो मेरे साथ कई दफ़ा हुआ, मैंने जो वीडियो ढूंढ के रखी होती है ना, वीडियो ज़रा फारग जी है, इसको उस दिन लगाएंगे। ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे मैं समझ रहा हूँ कि ये फजूल वीडियो है, मतलब कोड कोई क्रैक नहीं हो पाया आपसे भी। कोड क्रैक नहीं है। मगर सिंपल जो चीज़ है ना, वो क्रैक कोड यही है कि जिसमें यूज़र इंगेज हो जाए। वो आपकी वीडियो मसलन, अच्छा आपका कंपटीशन ना आपके साथ होना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये देखना है कि अगर आपके चैनल का एवरेज दो चीज़ें कितनी है, CTR कितना है और एवरेज वॉच टाइम कितना है। ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को compete करके 1% भी ऊपर जाएंगे ना, आपके व्यूज़ 1% बढ़ जाएंगे। 10% ऊपर जाएंगे, वो व्यूज़ उसी रेशो से आपके व्यूज़ बढ़ना शुरू हो तो जाएंगे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बजाय इसके आप किसी को एनालाइज करें, आप अपने ही इनसाइट्स को देखें। यूट्यूब में अपने इनसाइट को देखें, तो वहाँ से आपको पता चल और जाएगा क्या चल हमेशा रहा है। कोशिश करें कि यार मैंने CTR बेहतर करना है। मैंने पीछे एक दिन, मैं अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको वो एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ज़रूर। उसका देखा था। बहुत बड़ा यूट्यूबर है, क्रेजी XYZ है शायद, या एक और इस तरह का है। ठीक वो है। बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। उन्होंने टेस्टिंग 4 थंबनेल लगाए हुए थे अच्छा। एक वीडियो पे। देखिए जो लोग काम कर रहे हैं वो तो हर चीज़ टेस्ट करते हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, कि कहीं पे भी कोई चीज़ भी क्लिक कर क्या सकती है क्लिक आपकी। करती है, हाँ, वो उसके स्टैट्स देखते हैं फिर, तो आप भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। थंबनेल ने नहीं वर्क किया, आपने देखा कि इस थंबनेल की मेरी एवरेज CTR था वो 5% था, इस पे 3 आया, अगले दिन थंबनेल चेंज कर दें, बिल्कुल सही, बना दें, बिल्कुल सही है। मसला नहीं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई। हाँ, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई। कुछ हम थोड़ा सा ज़रा ड्राई भी हो गए इसके उसके ऊपर टॉपिक पे। देखिए मैं जो है ना, मेरी एक खसूसियत ये है कि मैं एक फ़नी बंदे को भी ट्राई कर देता हूँ। और मैं ज़्यादा देर सीरियस, मुझे तो कहा जाता है, ताना मारा जाता है, फोत की भी ये हंसेगा। हंसेगा तो आज क्यों नहीं हंसेगा भाई? है मेरा कसूर सी आज है। और मुझे तो आप कह रहे थे कि मैं बेफिक्र हो जाए, तो अभी हंसे आप पॉडकास्ट के एंड पे। नहीं, बेसिकली हम बाकी बहुत सीरियस गुफ्तगू करते रहे सच, लेकिन ये अगर किसी ने वाकई काम के बंदे ने सुन ली ना, तो उसका फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये जो हम डिस्कशन किए सारी, ये सर 15-15 साल 20-20 साल की एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी सीरियसनेस बनती भी है, बजाय इसके कि बिल्कुल ही वो ऑफ बीट जा गए, हा ही हो, उसमें फिर वो इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है, उसमें फिर वो मजाक वाली इन्फॉर्मेशन ही निकलेगी। बिल्कुल। तो सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और आने के लिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे जब मेरे सामने कोई ऐसा मेहमान बैठा होता है या कोई ऐसी शख्सियत बैठी होती है जिनके साथ पर्सनल ताल्लुक भी हो, तो एक मज़ा भी आता है। ठीक है, क्योंकि आप लिबर्टी लेके उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, आपका भी शुक्रिया, और मुझे भी मुनीर भाई मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने का। सर। और मुझे भी
अपनी फील्ड के लोग जब हम मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें मज़ा आता है एक दूसरे को ऐसे डिस्कस ही है, करने बिल्कुल में ऐसे ही है, चीज़ें, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और और उसमें इम्प्रूवमेंट होती है ना, देखिए इम्प्रूवमेंट हम होती है, एक दूसरे से सीखते हैं। एक दूसरे ठीक है, वो कंपटीशन वाला दौर तो ख़त्म हो गया, अब दौर है कोलैबोरेशन का और एक दूसरे से लर्निंग का। बेशक ठीक है, आपकी चंद जो मिस्टेक की वजह से आपने जो जो आगे सफ़र तय किए, शायद मैं वो मिस्टेक ना करके वो सफ़र तय कर दूँ आपके बताने पे। ऐसे ठीक ही है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली साथ साथ चलती हैं। बहुत शुक्रिया वन सेकेंड जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, कोशिश हमने यही की, थोड़ा सा डेफिनेटली ऑफ बीट होकर हमने थोड़ा सी ड्राई चीज़ें भी डिस्कस की, लेकिन जो प्योर नॉलेज है वो इसी तरह ही डिस्कस किया जाता है, उसमें फ़न तफरी मज़ाक थोड़ा कम ही रखा जाता है, तो इसको डाइजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर पॉडकास्ट अच्छी लगे और ये क्लिप्स अच्छे लगें तो आगे शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।